बोरस कहता है कि तुम उसके बिना भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन सकती हो, तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। सहरा कहती है पर ये इतनी ज्यादा खतरनाक चीज है तो आखिर तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया था। पर बोरस कहता है कि तुम्हें भी मेरा बैटल और अवेकन करवाने में मेरी मदद करनी होगी, पर अभी हम लोग इस स्पा को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। और दूसरी तरफ हमें उसकी मेंशन के अंदर कन्ना को दिखाया जाता है जो कि अपने टेबल पर बैठा हुआ यही सोच रहा था कि आखिर मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता, और आखिर सटरफ ने नेक्रोमेंसरी को डिवानिटी के साथ कंबाइन कैसे किया था, आखिर मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता। क्या यहाँ पर कोई इस तरीके की एबिलिटी है जिससे मैं अपनी पावर्स को दूसरी एनर्जी के साथ कंबाइन कर सकता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा कुछ होता तो डेफिनेटली मैं इस चीज को सीख चुका होता। और वो ये सब सोच सोच कर उसका दिमाग खराब होने लगा था और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जिसके बाद वो आगे कहता है कि मैं चीज के बारे में बाद में सोचूंगा, पर अभी जितनी भी डार्कनेस इधर उधर फैली हुई है मुझे सभी के रास्तों को रोकना होगा। और वो वहाँ पर अपने दोनों हाथों को जोड़कर वहाँ पर डार्क एनर्जी को इकट्ठा करना चालू कर देता है। साथ ही वो कहता है कि मैं इस चीज को महसूस कर सकता हूँ कि ये डार्कनेस ऑफ द एंड है जो कि मेरे साथ समय और स्पेस के साथ यहाँ पे फ्लो कर आ चुकी है और पूरी पूरी जमीन पर इधर उधर फैल चुकी है। इसलिए मुझे इतनी ज्यादा पावरफुल फिजिक्स को बनाने की जरूरत है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक समय और स्पेस को इंटेरोगेट कर सके। और वहाँ पर धीरे धीरे करके जो एनर्जी होती है वो एक बॉल का शेप लेना चालू करती है और थोड़ी देर के अंदर उसकी जो बॉल होती है उसके अंदर एक आंख आ जाती है। ये देखकर वो कहता है कि ये समय और स्पेस है उसको इंटेरोगेशन करने के लिए एक पावरफुल फिजिक्स बन चुकी है, द आई ऑफ द डार्कनेस। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कन्ना खुद से पूछता है कि अभी तक तुमने अपने बैटल ऑरा को अवेकन नहीं किया है, क्या तुम सच में इस दुनिया के ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो जो कि तुम पहले हुआ करते थे। ये सुनकर उसे सच में काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और हमें बताया जाता है कि असल में वो कन्ना की टेरिटोरी जो है उसकी साइड वाली टेरिटोरी के अंदर यानी डेवेंटर की टेरिटोरी के अंदर बैठे हुए हैं। बोरोस कहता है कि वो यहाँ पर रिग्रेटेड होने के पहले की बात थी। मैं सच में मिस करता हूँ कि जब तुम डेथ किंग हुआ करते थे चीजें सच में काफी ज्यादा आसान हो गई थी जब तुमने मुझे डार्क बैटल ऑरा दिया था। पर जो सहरा होती है वो लोगों की इस तरीके से बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि आखिर ये किस तरह की कन्वर्सेशन है जो कि मैं यहाँ पर सुन रही हूँ, यानी तुम ऐसा ये कहना चाहते हो कि ये बेवकूफ हर एक चीज की वजह है। और वो वहाँ पर दुनिया को तबाह करने की और स्पेस टाइम रिजनरेशन की बात कर रहे थे और ये सारी की सारी बातें सहरा के ऊपर से जा रही थी। इसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान होते हुए सोचती है, पर ये चीज काफी ज्यादा सेंस भी बनाती है क्योंकि इन लोगों को पहली बार देखने के बाद ये समझ में आ जाता है कि ये कोई ऑर्डिनरी नाइट नहीं है और ना ही कोई ऑर्डिनरी सा नोबल है। पर फिर ये सोचना कि ये वो ट्रांसेंडेंट है जिसने दुनिया के ऊपर कब्जा कर लिया था पर वो फिर से समय के अंदर वापस आ गए, तो आखिर ऐसे लोगों के साथ मैं इन्वॉल्व कैसे हो गई। और सच में जो उनकी शक्लें होती है वो काफी ज्यादा फनी होती है, वो भी खाने की वजह से। सच में वो लोग खाने की वजह से ही पीछे आए हैं। अब इस सब के बाद सहरा उससे कहती है कि मैं समझ चुकी हूँ कि हम लोग यहाँ पर आई ऑफ द डार्कनेस को रेज करने के लिए आए हैं, पर आकर हम लोग डेविएंटर की टेरिटोरी के अंदर क्या कर रहे हैं। करना कहता है कि अगर हम लोग वहाँ पर हमारी टेरिटोरी के अंदर नेक्रोमेंसरी करते हैं तो हम लोग वहाँ पर पकड़े जा सकते हैं, और अगर वैसे भी सोचा जाए जो डेविएंटर ने मेरी फैमिली के साथ किया है तो ये तो बस उन लोगों के लिए किसी मजाक की तरह होगा। और ये कहकर वो यहाँ पर एक्टिंग करना चालू कर देता है। सच में ये चीज काफी ज्यादा फनी है, पर सहरा ये देखकर कंफ्यूज होते हुए कहती है अच्छा ऐसा है, पर मुझे चीज के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब उन लोगों को यहाँ पर बैठे हुए और कुछ समय हो जाता है जिसके बाद करना कहता है चलो ठीक है अब समय हो चुका है। जिसके बाद वो अपने हाथ पर अपनी आई ऑफ द डार्कनेस को निकाल लेता है। ये देखकर वो कहती है तो आखिर अब तुम इस आई ऑफ द डार्कनेस के साथ क्या करने वाले हो। कर्नाक बताता है कि मैं इसे फिर से समय और स्पेस के अंदर भेजूंगा और देखूंगा कि वहाँ पर किसी तरीके का दरवाजा तो नहीं है जिसके अंदर से डार्कनेस बाहर निकल रही है। जिसके बाद कर्नाक अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए आई ऑफ डार्कनेस को ऊपर की तरफ यानी टाइम ऑफ स्पेस के अंदर डाल देता है। ये सुनकर वो कहती है भाई ये कुछ जरूरत से ज्यादा शांत नहीं है, तो वो कहता है कि इसी वजह से क्योंकि अभी वो टाइम और स्पेस के अंदर नहीं गई है, पर उसके बाद वो केवल वहाँ पर देखने का ही काम करने वाली है। जिसके बाद कर्नाक उन लोगों से आगे कहता है कि अब मैं आंख का इस्तेमाल करते हुए इन्फिनिटी रेल्म के अंदर जाने वाला हूँ और मैं वहाँ पर बेहोश हो जाऊंगा, इसलिए तुम लोगों को मेरी रक्षा करनी होगी। ये सुनते ही वो दोनों इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है। जिसके बाद कर्नाक अपनी आंखें बंद कर आई ऑफ द डार्कनेस से अपने आप को कनेक्ट करना चालू करता है, और जैसे ही वो अपने आप को आई ऑफ द डार्कनेस से कनेक्ट कर लेता है तो वही दूसरी रेल्म के अंदर आ जाता है। ये देखकर वो कहता है लगता है कि ये चीज काफी अच्छी तरीके से काम कर रही है। जिसके बाद कर्नाक आई ऑफ द डार्कनेस का इस्तेमाल करते हुए आसपास देखने की कोशिश करता है और कहता है चलो देखते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या है। और उसे उस टाइम और स्पेस के अंदर केवल एक काफी ज्यादा सूखा सा पेड़ दिखता है जो कि काफी ज्यादा दूरी पर था। ये देखकर वो सरप्राइज था और कहता है कि आखिर ये क्या है, और उसे थोड़े से करीब आने के बाद पता चलता है कि ये काफी ज्यादा सूखा सा पेड़ है जिसके ऊपर अजीब तरीके की चीजें लटकी हुई थी। पर कर्नाक उसके काफी करीब आ जाने के बाद कहता है देखकर लगता है कि मैंने इसे ढूंढ लिया है, असल में ये पेड़ ही द डेथ ऑफ द डार्कनेस है, और लगता है कि ये उस अथॉरिटी का ट्रू फॉर्म है जिसे मैं पहले इस्तेमाल किया करता था। मैं जानता हूँ कि मैं उन लोगों में से नहीं हो सकता जो कि ऐसा कुछ कह सकते हैं, पर सच में ये काफी ज्यादा बदसूरत है। पर अचानक ही वो देखता है कि उस पेड़ के ऊपर से एक फल होता है जो कि उस पानी के अंदर गिर जाता है, जिसको देखकर वो समझ जाता है और कहता है कि अच्छा मैं समझ चुका हूँ, तो अच्छा इस तरीके से जो डार्कनेस ऑफ द एंड है वो इस तरीके से फैल रही है, अब बस मुझे इसको रोकने की कोशिश करनी है। फिर वो आसपास ढूंढते हुए कहता है कि आखिर इसका कोर ऑफ द अथॉरिटी कहाँ पर है। वो उस पेड़ के आसपास घूमते हुए उसको मॉनिटर कर रहा था, पर अचानक ही उसके अंदर से डार्कनेस निकलना चालू होती है। ये देखकर वो कहता है लगता है कि ये
यहाँ पर है। मुझे लगता है कि मैं इसके अंदर से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। पर अचानक की जो डार्कनेस होती है वो उससे कहती है कि मॉर्टल पीछे रहो। ये देख कर करना काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था और वो कहता है कि क्या, और जो आवाज होती है वो उससे आगे कहती है कि ये जगह उन लोगों के लिए पूरी तरह फॉरबिडन है जो कि तबाह होने के लिए पूरी तरह डेस्टिन है। ये सुनकर वो सरप्राइज था और कहता है कि आखिर तुम कौन हो, और जो पूरा पूरा पेड़ होता है वो काले कलर के अंदर चमकना चालू हो जाता है और कहता है कि मैं डेथ हूँ, डेथ एंड डार्कनेस। जिसके बाद जैसे वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा तूफान सा आने लगा था और पूरे में भवंडर भवंडर आ गए थे। ये देख कर करना काफी ज्यादा सरप्राइज था और कहता है कि आखिर असल में यहाँ पर क्या हो रहा है, आखिर ये मेरी पावर डार्कनेस ऑफ द एंड को इतने ज्यादा आसानी से कंट्रोल कैसे कर पा रहा है। पर वो पावर कहती है कि टेसरिंका के नाम से यहाँ से चले जाओ। ये सुनने के बाद करना काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और अचानक ही जो उसकी आय होती है उसके ऊपर डार्कनेस का हमला होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर तबाह हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा धमाका हुआ था और पूरे में रोशनी फैल गई थी और करना काफी ज्यादा जोर से चिल्लाने लग जाता है। पर जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो वो दोनों उसके लिए काफी ज्यादा परेशान थे और बोरस कहता है कि यंग मास्टर जल्दी से उठ जाइए। कर्नाक जैसे ही उठता है तो बोरस उससे कहता है कि आप ठीक है। कर्नाक कहता है कि आखिर क्या हुआ था, तो वो बताता है कि जैसे ही आप बेहोश हुए थे उसके बाद जो आपकी बॉडी है वो हवा में फ्लोट करना चालू कर दी थी, क्या वहाँ पर कुछ गलत हुआ था। कर्नाक थोड़ा सा होश में आते हुए कहता है कि हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर मुझे वो नाम जानना है जो कि उस कल्ट के लोग उस गॉड को कहते हैं जिसके ऊपर वो लोग यकीन करते हैं, गॉड ऑफ द डेथ, और उसको ऐसे ही कुछ कहते हैं ना। सहरा कहती है कि तुम टेसरिंका के बारे में बात कर रहे हो, डार्क गॉड ऑफ डेथ और द डार्कनेस, जिसके ऊपर ब्लैक गॉड ऑफ सर्विस को ऑर्डर किया गया है। ये सुनने के बाद वो दोनों ही सरप्राइज थे और कर्नाक कहता है कि हाँ बिल्कुल वही। जिसके बाद वो कहता है कि असल में वो वहाँ पर था। बोरस ये जानकर काफी सरप्राइज था और कहता है इसका मतलब तुम उस कल्ट के गॉड के बारे में बात कर रहे हो, इसका मतलब क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो सच है। पर कर्नाक उससे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है कि उसने कहा था कि वो वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। कर्नाक जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें टाइम और स्पेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 3 एंटिटीज आती हैं और वो तीनों वहाँ पर आकर मीटिंग करना चालू करते हैं और हमें पहले आदमी के बारे में बताया जाता है जो कि ऑर्डर ऑफ द ब्लैक गॉड से है, ये पॉप ऑफ डेथ है। वो कहता है लगता है कि हमारी सेंचुरी के अंदर किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। ये सुनकर दूसरा आदमी जिसका नाम डार्क लॉर्ड है वो कहता है पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसे इसलिए तो सेंचुरी कहा जाता है क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं जो कि यहाँ पर आ सके। तो इनकी तीसरे मेंबर जो कि प्रीस्टेस ऑफ द डिस्ट्रक्शन है वो कहती है कि ये चीज काफी ज्यादा अजीब है, इसलिए मुझे ये चीज खुद से ही जाकर कंफर्म करनी होगी। जिसके बाद वो लोग अपने अपने रेलम के अंदर वापस आ जाते हैं और हम एक हाथ दिखाते जो कि बेल बजा रहा था और वो सोचती है कि सेंचुरी के अंदर किसी तरीके का इशू जरूर है। सर्वेंट अंदर आती है और वो कहती है कि लॉर्ड एलेजार आपने मुझे बुलाया। वो लड़की कहती है कि तुम प्लीज मेरी हुडल को यहाँ पर बुला सकती हो, उसे बताना कि मैं उसे ढूंढ रही हूँ। वो देखने में सच में काफी ज्यादा सुंदर और बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है पर असल में वो प्रीस्टेस ऑफ द डार्कनेस है। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि लेनार्च एम्पायर के अंदर एक इम्पीरियल मेज है। जिसके बाद सीन कर्नाक के ऊपर आ जाता है जो कि अपने मेंशन के अंदर बैठा हुआ कहता है आखिर तक मुझे कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल सका जिससे मैं उसे रोक सकूं, पर मेरे कई बार उसको अप्रोच करने के बाद भी पर ऐसा नहीं हुआ कि मैं उसे ढूंढ सकूं। अगर ऐसी चीजें लगातार होती रही तो लगता है कि हम लोगों को ढूंढ लिया जाएगा। ये चीज काफी ज्यादा खतरनाक है और जितना अभी मैंने इसके बारे में पता लगाया है ये ऑर्डर ऑफ द ब्लैक गॉड्स है जो कि टेसरिंका के ऊपर भरोसा करते हैं। पर सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि आखिर वो वहाँ पर किस तरीके की चीजों के बारे में बात कर रहे थे। पर ये सुनकर वो दोनों थोड़े से कंफ्यूज थे तो कर्नाक कहता है कि मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि इस पावर का एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इस पेड़ से गिर रही है, या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि जानबूझ को उस पेड़ को डिस्टर्ब कर रहे हैं जिससे वो उस पावर को रेंडमली ऑब्टेन कर सके। और ये चीज जितनी ज्यादा लेट होगी उतनी ज्यादा बड़ी इशू बनेगी। पर सहरा कहती है कि आखिर इन दोनों के अंदर किस तरीके का अंतर है। कर्नाक उसे काफी भारी आवाज में कहता है कि अगर वो लोग पेड़ को डिस्टर्ब कर सकते हैं इसका मतलब तो यही है कि उनके पास स्पेस टाइम को इन्फ्लुएंस करने की पावर है और इसका ये भी मतलब है कि वो उस रेलम को ग्रो भी कर सकते हैं। और ऐसा कुछ करने में मुझे भी काफी ज्यादा दिक्कत आई थी जिसमें मुझे कई सारे साल लग गए थे। जिसके बाद कर्नाक एक सिंपल भाषा में उन लोगों को बताता है मैं बस तुम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर उन ब्लैक गॉड ऑर्डर के पास उस पेड़ को डिस्टर्ब करने की पावर है इसका मतलब उनके पास एब्सोल्यूट पावर है जो कि मेरे पावर के भी काफी ज्यादा बियॉन्ड जा सकती है। ये सुनने के बाद उन दोनों की शक्ल जो होती है वो काफी ज्यादा डरावनी सी हो जाती है और उन दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। और अगर उन लोगों के हाथ में इस तरीके की कोई पावर आ जाती है तो उन लोगों को किसी भी तरीके की अननेसेसरी चीज करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और ये भी एक वजह है जिसकी वजह से उन लोगों ने टेसरिंग का बीन को उस वर्ल्ड के अंदर कंटेन कर रखा हुआ है। पर बोरस ये सुनकर कहता है पर आखिर वो कमीने आए कहाँ से हैं। कर्नाक ये सोचकर कहता है कि क्या मुझे उसके बारे में पता हो सकता है। पर तभी सहरा बीच में आते हुए कहती है कि हाँ रुको रुको, और वो कहती है कि तब क्या होगा जब जो तुम्हारी पावर है वो एक ही जगह पर कंबाइंड हो जाए और टेसरिंग का बीन के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ये सुनकर बोरस कहता है कि सच में ये चीज तुम्हारी जरा सेंस भी बनाती है कि वो पावर एक दूसरे से कंबाइन हो सकती है। पर तभी कर्नाक कहता है कि ये चीज सच भी हो सकती है। ये सुनने के बाद बोरस बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। जिसके बाद बोरस उससे कहता है यानी तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि जो पेड़ है वो टेसरिंका की तरह एक्ट कर रहा है और वो अपने आप को एक गॉड समझता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि अब तुम भगवान बनाने के केपेबल भी हो चुके हो, इसलिए लगता है कि तुम्हें अपने बच्चों को जाकर संभालना चाहिए। ये सुनकर कर्नाक गुस्से में कहता है कि आखिर तुमसे ऐसा किसने कह दिया कि ये चीज सच है। मैंने तो ये कहा है कि इस चीज का एक चांस हो
सकता है। पर सहरा कहती है कि अभी भी हम लोगों को इस चीज के बारे में जो सच्चाई है उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। इसी वजह से वो तीनों ही काफी ज्यादा परेशान होते हैं और करना अक्सर पकड़ते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मुझे ऑर्डर ऑफ द ब्लैक गॉड को जाकर सबसे पहले इंटरोगेट करना चालू करना होगा, पर जो उसके लोएस्ट मेंबर होंगे उनसे किसी भी तरीके की मदद नहीं मिलेगी, इसलिए जो उनके हाई ऑफिसर्स है उनके ऊपर इंटरोगेट करना चालू करना होगा और इससे ऐसा हो सकता है कि हम लोगों को काफी ज्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। बोरोस कहता है कि जो हमारे अभी करंट मेथड्स है उनके साथ उनको ढूंढना सच में काफी ज्यादा मुश्किल होगा। ये सुनकर कर्नाक इसके बारे में सोचता है और कहता है, मुझे लगता है कि हम लोगों को किंग्स ऑर्डर के अंदर एंटर कर जाना चाहिए। जिसके बाद हमें किंग्स ऑर्डर के बारे में बताया जाता है कि असल में ये काफी ज्यादा स्पेशल इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑर्डर ऑफ द ब्लैक गॉड के मेंबर्स को ही हंट करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि आज से कई सालों पहले जो काफी ज्यादा खतरनाक लड़ाई हुई थी उसमें सातों गॉडेसेस की जो ऑर्डर्स थे उनने हंटर ऑफ द डार्कनेसेस के साथ मिलकर कई सारे नेक्रोमेंसर्स को मारा था, जिसकी वजह से ऑर्डर ऑफ द ब्लैक गॉड को यहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब ये चीज काफी ज्यादा बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। पर जब काफी ज्यादा हाई नोबल्स जो कि ऑर्डर ऑफ द ब्लैक गॉड को लॉयल्टी देते थे, इसकी वजह से जो 7 गॉडेसेस थी इनके लिए सारी चीजें काफी ज्यादा मुश्किल हो गई कि वो अकेले इस चीज को हैंडल कर सके। इसी वजह से सातों नेशंस एक साथ आए और उन लोगों ने एक स्पेशल डिवीजन बनाया जिसको किंग्स ऑर्डर कहा जाता है, और जो किंग ऑर्डर के मेंबर्स होते हैं उन्हें सभी तरीके के राइट्स दिए जाते हैं। उन्हें ये भी अलाउ किया जाता है कि वो किसी को भी इंटरोगेट कर सकते हैं, यहाँ तक अरेस्ट भी कर सकते हैं अगर उन्हें किसी के ऊपर शक है, और किसी रेयर केस के अंदर तो उन लोगों को उनको मारने के भी ऑर्डर्स दिए जाते हैं। और इसी वजह से जो उनकी सिलेक्शन कंडीशंस थी वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई और केवल अब तुम उनको ज्वाइन तभी कर सकते हो जब तुम्हारे पास किसी तरीके का रेफरल लेटर हो। और कर्नाक कहता है कि यही तो हमारे लिए काफी ज्यादा बड़ी दिक्कत की बात है, इसलिए वो एक लंबी सी सांस लेते हुए कहता है कि आखिर हम लोगों में से कोई इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन से किस तरीके से कनेक्ट हो सकता है। बोरस कहता है कि मैं काफी लंबे समय के लिए डार्कनेस नाइट कहलाया करता था, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे कैपिटल के और भी ज्यादा करीब काम करने की कोशिश करनी चाहिए। सहरा कहती है, यानी तुम्हारा ये प्लान है कि तुम किंग्स ऑर्डर का एक पार्ट बनना चाहते हो, और अगर तुम सच में ऐसा करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दे सकती हूँ जिसे तुम तुरंत ही वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और ये सुनने के बाद उन दोनों के चेहरे काफी ज्यादा खुशी से खिलखिला जाते हैं और बोरस कहता है कि सच में तुम्हारे सहरा किसी तरह के कनेक्शंस हैं। और कर्नाक काफी ज्यादा खुशी से कुकीज खाते हुए कहता है कि अब जल्दी से अपने बैग पैक कर लो क्योंकि हम लोग तुरंत ही यहाँ से निकलने वाले हैं और सच में तुम मेरे सर्वेंट होने के लायक हो। जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है कि जो उनका सर्वेंट था इसकी वजह से वो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाता है कि जो पूरा पूरा घर है वो पूरी तरह से हिल गया था, क्योंकि उसे एक नोट मिला था जिसके अंदर कर्नाक ने लिखा था कि मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ तो तुम मेरी चिंता मत करना, पर मैं हमारी फैमिली की ऑनर और फेम को बढ़ाकर ही आऊंगा। इसकी वजह से जो बटलर होता है वो रोते हुए कहता है, इसलिए जो बटलर होता है वो रोते हुए कहता है कि ये फिर से यहाँ से भाग गए, वो भी मैं से कुछ कहे बिना। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डायरेक्ट सिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है कि वो तीनों एक जगह पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे, पर बोरस काफी परेशान था और वो कहता है कि हम लोगों के लिए इस तरीके से यहाँ पर आ जाना काफी अच्छा होगा, क्योंकि हम लोगों ने बस एक नोट लिखा था और हम आधी रात को भागकर यहाँ पर आ गए। कर्नाक कहता है, पर अगर उस बूढ़े आदमी जेपल को हमारे बारे में पता चलता तो वो फिर से हम लोगों को रोकने की कोशिश करता, क्योंकि एक लॉर्ड होने के नाते मुझे काफी लंबे समय के लिए वहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। पर तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है जो कि उन तीनों से कहता है, क्या तुम लोग सच में इस चीज के लिए तैयार हो? मुझे माफ कर देना कि मैं लेट हो गया। और उसे देखकर उनके चेहरे पर काफी ज्यादा खुशी होती है जो कि उनको देखकर साफ समझ में आ रही थी। और कर्नाक ये देखकर कहता है कि सच में हमारा जो रेफरल है वो यहाँ पर आ चुका है, और वो आदमी उनके साथ बैठा हुआ था। और कर्नाक कहता है कि इस चीज को काफी लंबा समय हो गया है और मैंने तुम्हें आखिरी समय पर बुलाया था, पर तुम्हारा यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो कहता है कि चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे यहाँ पर आकर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खुशी हो रही है। और हमें पता चलता है कि ये इलियास है। फिर हमें पिछली रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कर्नाक कहता है, इसका मतलब क्या तुम इलियास रिकमेंडेशन लेटर के बारे में कहना चाहती हो? पर क्या जो किंग्स ऑर्डर है और जो 7 गॉडेसेस ऑर्डर है वो दोनों ही सेपरेट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है? तो वो कहती है कि असल में वो सभी एक दूसरे से अनरिलेटेड तो नहीं है। वो कहती है कि बस तुम्हें एक क्लिनिक्स की जरूरत है जिससे तुम नेक्रोमेंसर को पकड़ सको। जिसके बाद हमें क्लिनिक्स के बारे में बताते हैं, क्योंकि जो किंग्स ऑर्डर है उसे 7 गॉडेसेस ऑर्डर से काफी ज्यादा क्लिनिक्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो किसी भी मेंबर को एक्सेप्ट करने के लिए उनकी जो कंडीशन होती है वो केवल यही होती है कि उन्हें एक तरीके का रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है जो कि किसी भी तरीके की क्लिनिक से हो। और एक फर्स्ट रैंक इंक्विजिटर जैसा कि इलियास है, उसके पास इतनी ज्यादा तो अथॉरिटीज हैं कि वो किसी को भी रिकमेंड कर सकता है। कर्नाक उससे पूछता है, पर सारा अगर तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता है? तो वो कहती है कि मैंने खुद इलियास से इस सब के बारे में सुना था। उसने हमसे खुद से कहा था कि जो रेनफील्ड फैमिली की जो इंसिडेंट था उसमें वो हम लोगों को पहले ही रिकमेंडेशन देना चाहता था। इलियास उन लोगों से कहता है कि ये काफी शर्म की बात थी, क्योंकि मैं तुम लोगों से ऐसा कुछ कह पाता उससे पहले तुम लोग अपनी टेरिटोरी के अंदर जा चुके थे, पर मुझे तुम तीनों को किंग्स ऑर्डर में रिकमेंड करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं इस चीज की वजह से काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम तीनों सच में मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर वापस आए हो। कर्नाक कहता है कि इसका मतलब हम लोगों ने काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी को खो दिया था। पर तब इलियास उसे लेटर देते हुए कहता है कि ये रहा तुम्हारा रिकमेंडेशन लेटर, तुम इसे सीधे हेडक्वार्टर के अंदर लेकर जा सकते हो, पर फिर भी ये कोई गारंटी नहीं है कि इसकी वजह से तुम लोग वहाँ पर ज्वाइन हो ही जाओगे। और अगर मैं तुम तीनों के लिए बोलूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज पॉसिबल होगी, पर मैं उम्मीद करूंगा और तुम्हारे लिए दुआ करूंगा कि तुम्हारे लिए ये काफी ज्यादा अच्छा हो।
ये सुनकर कर्नाक खुश होते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद हमें किंगडम की कैपिटल यानी ड्रोरास्टा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग्स ऑर्डर का हेडक्वार्टर बना हुआ है। वहाँ पर कई सारे नाइट्स और मेज थे जो कि आसपास घूम रहे थे, और वो तीनों आसपास के लोगों को देखकर कहते हैं कि सभी लोग यहाँ पर देखने में काफी ज्यादा टैलेंटेड लग रहे हैं और लगता है कि ये हमारी उम्मीद से तो काफी ज्यादा आगे होंगे। और सेरा भी कहती कि मैंने उन दोनों ऑरा यूजर्स को पहले कैपिटल के अंदर भी देखा था, पर तभी पीछे से एक लड़का आता है जो कि उन लोगों से कहता है कि तुम तीनों ने यहाँ पर काफी लंबा वेट कर लिया। हम लोगों ने इस चीज को कंफर्म कर लिया है कि जो रिकमेंडेशन लेटर तुम अपने साथ लेकर आए थे, इसलिए अब मैं तुम्हें यहाँ पर गाइड करने के लिए आया हूँ और मैं तुम लोगों को ऑर्डर लॉर्ड के पास लेकर जाऊंगा। जिसके बाद वो तीनों ही ऑर्डर लॉर्ड के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, तो वो लोगों का स्वागत करता है और अपने बारे में बताता है कि वो किंग्स ऑर्डर का कमांडर है और उसका नाम एरेंटेल है। वो तीनों ही एरेंटेल से मिलकर उससे कहते हैं कि आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। एरेंटेल कहता है कि मैंने तुम लोगों के रिकमेंडेशन लेटर को कंफर्म कर लिया है, तुम तीनों ही क्वालिफाइड हो और जो तुम्हारी आइडेंटिटी है वो पूरी सिक्योर है। और इसके अलावा जो रिकमेंडेशन लेटर है वो इंक्विजिटर इलियास से आया है। इसका मतलब तो ये है कि ये काफी ट्रस्टवर्दी भी है, पर इसके अलावा भी तुम्हें ये पता होगा कि ये पूरी तरह काफी नहीं है जिससे तुम किंग्स ऑर्डर को ज्वाइन कर सको। कर्ना कहता है कि मैंने रफली इसके बारे में सुना है, पर जो न्यू मेंबर्स होते हैं उन्हें ट्रेनिंग पीरियड दिया जाता है। वो कहता है कि इसलिए किया जाता है जैसे कोई ऐसा हो जो कि यहाँ पर किसी को धोखा देने के लिए आया हो तो उसके बारे में पता लगाया जा सके, इसलिए प्लीज इस चीज को समझने की कोशिश करो और मैं तुम्हें तुम्हारा फर्स्ट टास्क देना चाहता हूँ। ये सुनकर वो तीनों ही कंफ्यूज थे और कहते हैं कि क्या हम लोग ज्वाइन कर चुके हैं। ये सुनकर वो हैरान हो जाते हैं और उनकी शक्लें देखने लायक होती हैं। वो कहते हैं कि पर अभी अभी तो हम लोगों ने ज्वाइन किया है। एरेंटल हंसते हुए कहता है कि यही तो हमारा काम करने का तरीका है, हमारे पास हमेशा काम होता है, हम लोग हमेशा बिजी रहते हैं। जिसके बाद वो हंसते हुए उन लोगों का स्वागत करता है किंग्स ऑर्डर के अंदर। जिसके बाद अब वो लोग कमांडर के ऑफिस से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग तीन लोगों से टकराते हैं। उनका जो लीडर होता है वो अपने बारे में इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है और वो अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम टरमान है और मैं 4th जनरल हूँ और मैं तुम्हारा गाइड रहूंगा, और जो तुम्हारी प्रैक्टिस पीरियड है उसके अंदर मैं तुम्हारा गाइड रहूंगा। और उसके जो दो साथी होते हैं उनके बारे में बताया जाता है कि एक का नाम कैरेड है और एक का नाम एलिस है। कर्नाक उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों से मिलकर काफी अच्छा लगा, पर क्या जो किंग्स ऑर्डर है वो हमेशा इतना ज्यादा बिजी रहता है। टरमान बताता है कि जो तुम्हारी टाइमिंग है वो काफी ज्यादा बुरी है, क्योंकि तुम उस दिन आए हो जब हम लोग मिशन पे जाने वाले थे। पर बोरिस टरमान से कहता है कि मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि एक मेज एक जनरल हो सकता है। टरमान कहता है कि क्यों, तो क्या ये चीज और भी ज्यादा अजीब नहीं है कि एक 5 सर्कल मेज अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए और यूजर्स को रखे हुए है। बोरिस थोड़ा सा हड़बड़ाते हुए कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कमजोर हो, पर टरमान उसे बताता है कि हमारे काम करने के तरीके में हमारी जो आइडेंटिटी है वो भी हमारी एक एबिलिटी का हिस्सा है, क्योंकि हम लोगों को कई तरह की पावर्स को डील करना पड़ता है। इसलिए इस दुनिया के अंदर जो तुम्हारी फैमिली की पावर है उससे ज्यादा जरूरी तुम्हारी एबिलिटी है। और जैसे जैसे तुम काम करते रहोगे वैसे वैसे तुम्हें ये समझ में आने लगेगा कि असल में जो किंग्स ऑर्डर का मेन काम है वो क्या है, जैसे कि इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना, पैगन्स को टारगेट करना, मेन फिगर्स के बारे में पता लगाना, इंटरोगेशन करना, पर लड़ाई नहीं करना। क्योंकि इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम लड़ाई करने में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो तो इसका मतलब ये है कि तुम काम करने में भी काफी ज्यादा अच्छे हो। ये सुनकर सहरा कहती है क्या ये सुनने में ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें बस केवल बेकार बेकार से मिशन मिलते हैं। तो टरमान काफी ठहाके लगाकर हंसते हुए कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारा यही काम है, हमें काफी ज्यादा विकेट थिंग्स को देखना पड़ता है, क्योंकि ऐसे मेजेस जो कि अलग अलग तरीके के मेथड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं उनके पास काफी ज्यादा एडवेंचरस एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो और यूजर से काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। इसी वजह से किंग्स ऑर्डर के अंदर जितने भी जनरल्स है वो ज्यादातर मेजेस हैं। ये सुनकर वो कहते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग क्वालिफाइड नहीं कर सकते। एलिसा बताती है कि किंग्स ऑर्डर का जो ऑर्डर है वो 7 ऑर्डर के ऑर्डर से काफी ज्यादा अलग है, इसी वजह से हम लोग किसी प्रीस्ट को जनरल की पोजीशन नहीं दे सकते। जिसके बाद टरमान अब सारी बातें खत्म करने के बाद उन लोगों से कहता है तो चलो मैं तुम लोगों को ये मिशन एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर हमें यहाँ पर क्या करना है। हाल ही में हमें एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक रीजनल नोबल ने ऑर्डर ऑफ द ब्लैक गॉड को ज्वाइन किया है और हमें काउंट ब्रिलियंट के ऊपर शक है जो कि स्टील किंगडम के अंदर रहते हैं जो कि साउथ में है, और इसलिए हम लोगों को एडवेंचरस मन को वैली गेट की कंट्री के अंदर जाना है और हमें प्रॉपर एविडेंस लेकर आना है उससे पहले कि किंग के नाम पर उसे यहाँ पर पनिश किया जाए। जिसके बाद टरमान आगे कहता है कि मुझे माफ करना पर इतनी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे पास है। ये सुनकर करना काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि बस इतना ही, तो क्या हम लोगों को ये भी पता लगाना होगा कि वो सच में एक काफी ज्यादा बड़ा धोखेबाज है भी या फिर नहीं। ये सुनने के बाद टरमान और वो सभी एक बुरी सी शक्ल बनाते और काफी ज्यादा घबराते हुए कहते हैं इसी के लिए तो किंग्स ऑर्डर है, इसी का तो हम लोग पता लगाते हैं। ये सुनने के बाद उन लोगों की भी शक्ल काफी खराब हो जाती है और वो लोग बहुत ज्यादा थकते हुए कहते हैं कि अच्छा मैं समझ चुका हूँ कि आखिर किंग्स ऑर्डर किस चीज में इतना ज्यादा बिजी रहता है। जिसके बाद एक काफी ज्यादा बड़े तूफान के नीचे हमें ब्रिलियंट के कैसल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने लड़के के सामने बैठा हुआ था जिसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी और वो खांसे जा रहा था। ये देखकर वो काफी ज्यादा परेशान था, पर वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि हुडी पहने हुए थे और वो लोग ब्रिलियंट से कहते हैं कि जो तुम्हारे लड़के की हालत है वो दिन ब दिन काफी ज्यादा खराब होती जा रही है, इसलिए तुम्हें अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। पर ब्रिलियंट उससे कहता है कि चीज का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता कि आखिर जो लोग नेक्रोमेंसरी को इस्तेमाल करते हैं कि आखिर उनकी किस्मत उनको किस तरीके से ले
जाती है और वो आगे कहते हैं क्या ऐसी कौन सी चीज है जो कि इंसान को मौत से वापस लेकर आ सकती है। वो बस चलते फिरते क्रॉप्स होते हैं और कुछ नहीं। तो वो लोग कहते हैं कि अभी तक ऐसा ही केस था, पर हम लोग उसे ट्रू नेक्रोमेंसरी नहीं कहते, इसलिए तुम्हें पूरी तरह से अपने आप को टेसरिंका को सर्व करना होगा और जो डार्कनेस की ट्रू पावर है उसे मिलने के बाद सही तरीके से उसे इस्तेमाल करना होगा। और अगर तुम ऐसा करते हो तो जो मौत है वो बिल्कुल भी किस्मत के अंदर नहीं रहेगी, पर जो फर्क है वो केवल थोड़ा बहुत ही आएगा, पर इसकी वजह से जिस तरीके की बीमारी है उसका तुम्हें कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। पर ब्रेलेंट उससे कहता है पर आखिर तुम इसे किसी चीज का क्योर कैसे कह सकते हो, ये तो एक इविल एक्ट है। तो वो लोग उससे कहते हैं पर ये तुम्हारे बच्चे के लिए है जो कि काफी ज्यादा छोटा है, इसलिए क्या तुम अपने छोटे से बच्चे की किस्मत के लिए मौत चुनते हो? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि एक ट्रूली लॉजिक है जो कि इस दुनिया के अंदर काम करता है? पर जो उसका लड़का होता है वो अपने फादर से कहता है कि फादर, उसकी इस तरीके से कंडीशन को देखकर जो उसका फादर होता है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इसलिए ब्रेलेंट ये देखकर थोड़ा सा परेशान होते हुए सोचता है कि जो 7 गॉडेसेस के ऑर्डर है वो बिल्कुल भी किसी तरीके की हमारी मदद नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अगर मैं अपने बच्चे को किसी भी तरीके से एक नई जिंदगी दे सकता हूँ तो मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ। और ये सोचकर वो लोगों से कहता है कि ठीक है, मैं टेसरिंका के अंदर कन्वर्ट होने के लिए तैयार हूँ, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे? जिसके बाद हमें ब्रेलेंट के काउंट का सीन दिखाया जाता है और एक बार के सामने का सीन होता है जहाँ पर अंदर टरमान उससे कहता है कि अब हम लोग यहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चालू करने वाले हैं। पर ये बात पूरी तरह से ऑब्वियस है कि उसे तुम्हारे बारे में पता नहीं लगना चाहिए कि असल में तुम किंग्स ऑर्डर से यहाँ पर आए हो, इसलिए अभी हम लोगों को एक ऐसे मेथड का इस्तेमाल करना होगा जो कि धोखेबाजों से काफी ज्यादा अलग है। ये सुनकर वो लोग थोड़े से कंफ्यूज थे और उसके सामने एक फोटो होती है। ये देखकर बोरस उससे कहता है कि आगे ये इंसान कौन है, तो वो बताते हैं कि इसका नाम हेलोन है और ये कैपिटल के अंदर एक काफी ज्यादा बड़ा क्रिमिनल है और ये भेद बदलने में काफी ज्यादा होशियार है, जिसकी वजह से इसको अभी तक नहीं पकड़ा गया है। पर वो लोग उसकी शक्ल काफी ज्यादा घूर घूर कर देखते हैं और थोड़ी देर उसको देखने के बाद सोचते हैं कि ये वो इंसान तो नहीं जो कि इंसिडेंट से रिलेटेड है। टरमान उससे कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, असल में ये देखने में तो ऐसा लगता है पर असल में ये हमारे एक साथी है। ये सुनकर बोरस का सरप्राइज हो जाता है और टरमान आगे कहता है कि आज से और अभी से हम लोग बाउंटी हंटर्स है जो कि क्रिमिनल का पीछा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर एज अ बाउंटी हंटर्स इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को 3 टीम्स के अंदर डिवाइड हो जाना चाहिए और जाकर इंटेरोगेशन चालू कर देनी चाहिए। ये सुनकर वो कहते हैं कि ठीक है। जिसके बाद करना क्लाड के साथ घूमना चालू करता है और आसपास के लोगों से पूछता है कि उन लोगों ने इस इंसान को देखा है और सर एलिसा के साथ जाती है और वो लोग भी इसके बारे में पूछते हैं, पर लोगों को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और हमारा आखिरी ग्रुप यानी टरमान और बोरस का ग्रुप वो दोनों ही काउंट के पास जाते हैं जहाँ पर वो उसे माफी मांगते हुए कहते हैं कि हमारे अचानक से यहाँ पर आने के लिए हमें माफ कर दीजिएगा, पर असल में हम लोग एडवेंचरर गिल्ड से आए हैं और हम लोग बाउंटी हंटर्स हैं। हमें ऐसा लगता है कि एक क्रिमिनल है जो कि भागकर आपकी कंट्री के अंदर आ गया है, इसलिए हम लोग आपकी कॉर्पोरेशन के लिए यहाँ पर आए हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें। ब्रिलियंट उससे कहता है कि बिल्कुल, एक काफी ज्यादा खतरनाक इंसान अगर इस तरीके से मेरी टेरिटोरी के अंदर घूम रहा है तो ये हमारे लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक है, मैं जरूर तुम लोगों की मदद करूंगा। टरमान ये सुनकर खुश होते हुए कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको किसी तरीके की दिक्कत ना दे। जिसके बाद वो दोनों ही बाहर आ जाते हैं, पर बोरस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो कहता है कि बस हमें सच में ऐसा ही करना है। ये सुनकर वो कहता है कि हाँ अब चलो हम लोग इनके अंदर वापस चलते हैं। बोरस ये सुनकर कंफ्यूज था और वो कहता है कि इतने ज्यादा जल्दी, पर हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया, पर आखिर हमारे काउंट से मिलने का मतलब क्या रहा अगर हम लोगों को बस इतना ही कुछ करना था तो। टरमान हंसते हुए बताता है कि देखने में भले ही ये कुछ ज्यादा नहीं था पर ये सच में पूरी तरह से काफी है। जिसके बाद अब वो लोग एक जगह पर आ चुके थे और वो लोग अब एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना चालू करते हैं। केरल्ड बताता है कि मैंने काउंट ब्रेलेंट के बारे में पूछा था तो लोगों ने बताया कि वो अपनी वाइफ को काफी पहले ही खो चुका है और अब उसकी फैमिली के अंदर केवल उसका लड़का ही है। कर्नाक बताता है कि पर लोगों ने बताया कि जो उसका लड़का है वो एक काफी ज्यादा खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है जिसको क्यों नहीं किया जा सकता, यहाँ तक जो होली हीलिंग है वो भी उसके ऊपर किसी तरीके से काम नहीं कर रही है। टरमान बताता है कि एक काफी ज्यादा परफेक्ट केस है और इस चीज को कंसल्ट किया जा सकता है कि इस चीज का फायदा कैसे उठाया जा सके। और केरल आगे कहता है कि इसके अलावा एक और काफी ज्यादा सस्पिशियस पॉइंट ये है कि अचानक यहाँ पर जो क्रिमिनल रेट है वो काफी ज्यादा गिर चुका है। ऐसा लगता है कि जो काउंट है वो खुद ही यहाँ पे जितने भी क्रिमिनल्स हैं सभी को खत्म कर रहा है और शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो क्रिमिनल्स है वो एक दूसरे टाउन के अंदर जा चुके हों। पर क्या तुमने सच में कभी किसी इस तरह की कहानी के बारे में सुना है? एलिसा कहती है कि अचानक ही कई सारे लोगों का गायब हो जाना ये एक कॉमन सा पॉइंट है जब हम लोग किसी नेक्रोमेंसर से डील करते हैं। जिसके बाद टरमान आगे कहता है कि जब हम लोग काउंट से मिलने के लिए गए हुए थे तो मैंने वहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज जानी है। मैंने वहाँ पे पूरे में देखा कि जितनी भी खिड़कियां हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा मोटे मोटे पर्दे लगाए गए हैं, जैसे उसका इस्तेमाल किया जाता हो जैसे जो धूप की रोशनी है उसे पूरी तरह से ब्लॉक किया जा सके। ये सुनकर कैरेट कहता है कि ये तो काफी ज्यादा सुनी सुनाई सी कहानी है, इसका तो यही मतलब है कि वहाँ पे एक वैम्पायर है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और हमें काउंट का कैसल दिखाया जाता है जो कि रात में सच में काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। जिसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों बैठकर खाना खा रहे थे, जहाँ पर ब्रिलियंट अपने लड़के से कहता है कि तुम मुझसे नफरत तो नहीं करते ना। ये सुनकर जो उसका लड़का होता है वो खून के गिलास को हिलाते हुए उसे कहता है कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि आखिर मैं आपसे नफरत कर सकता हूँ। मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में इस चीज को रियलाइज किया है कि जिंदगी सच में इतनी भी ज्यादा अच्छी हो सकती है। हर एक इंसान को मानने की जरूरत होती है जिससे वो खा सके और सर्वाइव कर सके। और
मैंने भी तो बस ऐसा थोड़ा बहुत ही पिया है, जो कि इस ऑर्डर की वजह से मैंने ऑब्टेन कर पाया हूँ। इसकी वजह से किसी को मैंने कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया, पर बस इसकी वजह से जो मेरे खाने की डाइट है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। पर ये मौत से तो काफी ज्यादा अच्छा है। ये सुनकर जो उसका फादर होता है वो कहता है कि मैं ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हूँ। और वेलेंट सोचता है कि हाँ बिल्कुल, मेरा जो लड़का है वो बिल्कुल भी नहीं बदला है, ये पहले की तरह काफी ज्यादा पोलाइट और काफी ज्यादा अच्छा है। और मैं ये चीज देख सकता हूँ कि जो ऑर्डर ऑफ द ब्लैक गॉड्स है वो इतने भी ज्यादा बुरे नहीं है, वो बस इस न्यू एज के न्यू ट्रूथ है। और जैसे टेस्टरिंग का इस जमीन के ऊपर कदम रखेंगे वो एक ऐसे हेवन को बनाएंगे जिसके ऊपर जिंदगी और मौत का बैलेंस होगा, जिसके बाद जो मेरा लड़का है वो फिर से एक नॉर्मल जिंदगी जी सकेगा। और इसलिए वो काफी भारी आवाज में अपने लड़के से कहता है कि मैं मानता हूँ कि ये चीज काफी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, पर फिर भी तब तक के लिए तुम्हें इस चीज को एंड्योर करना होगा। मैं कभी भी तुम इस बॉडी के अंदर हमेशा के लिए नहीं रहने दूंगा। जिसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एलिसा सैरा के साथ घूम रही थी और सैरा थोड़ी सी परेशान होते हुए उससे कहती है, अगर हमें पता चल चुका है कि असल में वो कौन है तो आखिर हम लोग अभी भी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं। एलिसा कहती है कि हम लोगों को तब तक शांत रहने की जरूरत है जब तक हम लोगों को एब्सोल्यूट एविडेंस नहीं मिल जाते, इसलिए तुम्हें थोड़े और समय के लिए वेट करना चाहिए। पर तभी उन लोगों को एक आदमी रोक लेता है और वो लोगों से कहता है, क्या तुम दोनों बाउंटी हंटर्स हो ना? ये सुनकर एलिसा कहती है कि हाँ, पर क्या तुम्हें किसी तरीके की दिक्कत है? तो वो आदमी कहता है कि असल में हम लोगों ने उस वांटेड इंसान को ढूंढ लिया है और काउंट ने कहा था कि मैं तुम लोगों को इसके बारे में बता दूं। ये सुनकर एलिसा और सैरा दोनों काफी सरप्राइज हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो लोग एक फेक वांटेड इंसान को कैसे ढूंढ सकते हैं। जिसके बाद वो सभी एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। टर्मैन कहता है कि काउंट ने ये इन्फॉर्म किया है कि उन लोगों ने एक ऐसे इंसान को ढूंढ लिया है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। सैरा कहती है कि उसने कहा था कि वो क्रिमिनल एक जगह पर सोने के लिए हर दिन आता है, तो रात में हम लोग उसके ऊपर पीछे से हमला कर सकते हैं। ये सुनकर टर्मैन कहता है कि ये काफी ज्यादा बड़ा ट्रैप है। गेराल्ट कहता है कि उसने स्पेसिफिकली नाइट के बारे में कहा है, इसका मतलब तो डेफिनेटली वो एक वैम्पायर है। टर्मैन कहता है कि आखिर ये किस तरीके की बकवास है, क्या उसे सच में ऐसा लगता है कि हम लोग उसके ट्रैप के अंदर फंसने वाले हैं? पर तभी कर्नाक उसे कहता है, पर रुक जाओ, पर क्या ये चीज हमारी और भी ज्यादा मुसीबत खड़ी नहीं कर देगी? अगर हम लोग उसकी इस इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर देते हैं तो जो कल्ट के लोग हैं वो हमारे ऊपर शक नहीं करने लगेंगे, तो क्या उसके बाद ये नहीं हो सकता कि वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको निकालने की कोशिश करें? ये सुनने के बाद वो तीनों काफी सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने तो बिल्कुल सच कहा। और कर्नाक सोचता है कि सच में ये लोग इतने ज्यादा बड़े बेवकूफ हैं। इसलिए कैरल उससे पूछता है, तो बताइए कैप्टन, आखिर हम लोगों को क्या करना होगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक ट्रैप हो सकता है जो कि उन लोगों ने डेफिनेटली हमारे जैसे किसी एडवेंचरर्स के लिए बनाया होगा। और ये देख टर्मैन थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है, लगता है कि ये प्लान बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, इसलिए हम लोगों को जैसा वो चाहते हैं वैसा खेलना होगा। जिसके बाद रात में वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं और जहाँ पर सभी लोग बैठे हुए थे, ये देखकर सैरा कहती है कि सभी लोग मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा शांत हैं। जिसके बाद वो लोगों से पूछते हैं कि आखिर वैम्पायर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। टर्मैन बताता है कि जो वैम्पायर्स होते हैं वो इंसानों से केवल थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए हमें उन लोगों से डरने की जरूरत नहीं होती। तो वो आगे कहती है, पर मैंने सुना है कि जो एंशिएंट वैम्पायर्स होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। कैरेट कहता है कि ये चीज डिस्कवर की गई है कि ये चीज उन लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होती है कि वो काफी लंबे समय तक जी सके। तो सैरा फिर से आगे कहती है, पर अगर कोई और यूजर या फिर कोई मेज एक वैम्पायर बन जाए तो क्या होता होगा? टर्मैन बताता है कि इसके बाद वो लोग ना ही ऑरा को इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही मैजिक को, जिसकी वजह से वो लोग काफी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। जिसके बाद उन लोगों को डार्क माना के ऊपर कंसिडर करना पड़ता है। ये सुनकर सैरा कहती है कि अच्छा, मैं समझ चुकी हूँ। पर तभी अचानक वहाँ पर जोर की लाइट आना चालू हो जाती है। ये देख टर्मैन कहता है, लगता है कि ये चीज काम कर रही है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें काफी ज्यादा चिंता हो रही है और ये सुनने में काफी ज्यादा एरोगेंट सा लगेगा, पर हम लोग केवल किंगडम की क्रॉप है, उसकी थोड़ी सी क्रीम है। ये सुनने के बाद वो दोनों थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। जिसके बाद वो कहता है कि असल में जो वैम्पायर है वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। पर फिर हमें ऊपर का सीन दिखाते हैं कि वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा फायर मैजिक अटैक आ रहा था और जैसे ही वो उस जगह से टकराता है वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और पूरे के चीथड़े उड़ जाते हैं। पर एलिसा ने बैरियर बनाकर उन सभी को बचा लिया था और वो लोग कहते हैं कि अच्छा, उन लोगों ने हमारे ऊपर एक स्नेक अटैक करने के बारे में सोचा है, पर आकर अचानक से ये सभी यहाँ पर कैसे आ गए, मैं किसी को भी यहाँ पर सेंस नहीं कर पा रहा। और हमें दिखाते हैं कि असल में वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और एक वैम्पायर ऐसा भी होता है जो कि यहाँ पर ऑरा को इस्तेमाल कर पाता था। ये देखकर वो कहता है, अच्छा, तो ये सब किंग्स ऑर्डर से यहाँ पर आए हैं, क्योंकि कोई भी बेकार सा बाउंटी हंटर इस तरीके की स्ट्राइक को डॉज नहीं कर सकता। पर वो लोग ऑरा को देखकर सरप्राइज होते हुए कहते हैं, पर तुमने तो कहा था कि वैम्पायर ऑरा को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये देखने के बाद टर्मैन और वो सभी भी काफी सरप्राइज होते हैं और कहते हैं कि रुको, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कैरल्ट उसे देखकर कहता है कि ये तो डोनाल्ड है, ब्रिलियंट काउंट का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट, पर आखिर वो एक वैम्पायर कैसे बन गया? टर्मैन कहता है कि हमें इसकी डिटेल्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, पर ये चीज पूरी तरह से क्लियर है कि जो काउंट है वो धोखेबाजों के साथ यहाँ पर कॉर्पोरेट कर रहा है और जिस तरीके की अथॉरिटी जो कि किंग्स ऑर्डर ने मुझे दी है, इसलिए मैं यहाँ पर डिसाइड करता हूँ कि गॉडेस और किंग के जितने भी एनिमीज हैं उन सभी को यहाँ पर खत्म कर दिया जाएगा। पर वो लोग ये सुनने के बाद ठहाके लगाकर हंसना चालू कर देते हैं और उनकी स्माइल भी यहाँ पर काफी ज्यादा क्रीपी सी होती है और वो लोग भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उन वैम्पायर से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। जिसके बाद वो सभी आगे बढ़ना चालू कर देते हैं। ये देखकर जो वैम्पायर होते हैं वो बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिलते। जिसके बाद वो लोग भी टेस्टरिंग के नाम पर उन लोगों से लड़ना चालू कर देते हैं। जिसके बाद वो सभी एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। जहाँ पर जो ज़ॉम्बीज होते
होते हैं वो अपने काफी ज्यादा बड़े बड़े नाखूनों का इस्तेमाल करते हैं, पर केल्ट अपनी दोनों तलवारों का इस्तेमाल करते हुए काफी खतरनाक तरीके से उन सभी से लड़ रहा था। पर जैसे ही वो उसे यहाँ पर घायल कर देता है तो जो उसका घाव होता है वो भरना चालू कर देता है। ये देखकर वो गुस्से में कहता है कि तुम कुत्ते कहीं के, और वो वैम्पायर गुस्से में गाली देते हुए कहता है कि भले ही तुम कितने ज्यादा लॉयल क्यों ना हो, पर तुम्हारे इस तरीके का घाव मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला। और दूसरी तरफ एलिसा एक प्रीस्टेस होने की वजह से अपने होली मैजिक का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से जो वैम्पायर्स होते हैं उन्हें काफी ज्यादा चोट लगती है और वो लोग कहते हैं कि हमें सबसे पहले इस प्रीस्टेस को मारना होगा। इसलिए वो अपने हथियार लेकर प्रीस्टेस की तरफ बढ़ना यानी एलिसा की तरफ बढ़ना चालू कर देते हैं। पर ये देखकर टरमान उन लोगों से कहता है कि मैं बिल्कुल भी तुम्हें ऐसा नहीं करने देने वाला, और ये कहकर वो अपनी स्टाफ को आगे करता है, जिसके बाद वो अपने मैजिक को इस्तेमाल करना चालू करता है जो कि अर्थ मैजिक होता है, और अचानक ही वो जमीन के अंदर से गोलम को निकाल देता है। ये देखकर जो वैम्पायर्स होते हैं वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, जिसके बाद वो एक दूसरे एलिमेंट यानी लाइट बर्स्ट का इस्तेमाल करता है, जिससे आसमान से काफी ज्यादा बड़ी बिजली उस वैम्पायर के ऊपर गिरती है। और ये देखकर टरमान कहता है कि मैंने एक को हरा दिया, जिसके बाद वो दूसरी तरफ देखते हुए सोचता है कि मुझे ऐसा लगा था कि वो लोग यहाँ पर केवल सपोर्ट के लिए आए हैं और वो बस एक केवल छोटा सा 4 सर्कल मेज है और साथ ही उसके कुछ नाइट्स हैं। और देख कर समझ में आता है कि वो सच में काफी ज्यादा स्किल्ड निकले, क्योंकि जो बोरस होता है वो अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप का इस्तेमाल करते हुए काफी आसानी से जितने वैम्पायर्स उसके सामने आते हैं उन सभी को मार देता है। और दूसरी तरफ कर्नाक अपनी मैजिकल बुलेट्स का इस्तेमाल करते हुए एक ही जगह पर खड़ा रहकर जितने भी ज़ॉम्बीज़ उसके सामने आते हैं उन सभी का भी खात्मा कर देता है। और उन दोनों की इस तरीके की टीम वर्क को देखकर वो कहते हैं कि इतने ज्यादा कमाल के लोग अभी तक पहचाने क्यों नहीं गए थे। पर यहाँ पर बात केवल जीतने की नहीं है, और ये कहकर वो अपने साथियों को देखता है जो कि यहाँ पर उस इंटेंस बैटल को लड़ने में लगे हुए थे और यहाँ तक वो लोग जीत भी रहे थे। जिसके बाद उसकी नजर सेरा के ऊपर जाती जो कि डोराल से लड़ रही थी, और उन दोनों के अंदर से रेड जो ऑरा होता है वो पूरी तरह से ओवरवेल्म हो रहा था। ये देखकर वो कहता है कि ये लड़ाई 2 ऑरा यूजर्स के बीच में है, और भले ही वो दोनों ही रेड नाइट्स ही क्यों ना हो, पर जो सेरा है उसका जो एक्सपीरियंस है वो डोराल से काफी ज्यादा कम है। इसकी वजह से वो यहाँ पर हार सकती है, और सेरा को यहाँ पर डोराल से लड़ने में काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। और इस सब की वजह से जो दोनों के बीच में से इंटेंस प्रेशर निकलता है उस ऑरा की वजह से वो वहाँ की जितना भी एरिया होता है उसको वहाँ पर क्रैक करना चालू कर देता है, और यहाँ तक जो पेड़ होते हैं वो भी यहाँ पर गिर जाते हैं। जिसके बाद हमें सेरा को दिखाते हैं जो कि सरकते हुए काफी ज्यादा दूर आ चुकी थी, और डोराल्ड अपने आप को संभालने के बाद कहता है कि तुम्हारी इस उम्र में तुम्हारा चेहरा काफी ज्यादा प्यारा है और तुम्हारे स्किल्स भी इतने ज्यादा बुरे नहीं है, पर फिर भी तुम मेरा सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाओगी। और सेरा वो जो कह रहा था उस चीज को साफ साफ महसूस कर पा रही थी, क्योंकि भले ही वो दोनों एक जैसे क्यों ना हो, पर फिर भी सेरा को यहाँ पर काफी ज्यादा सफर करना पड़ रहा था और वो काफी ज्यादा थक चुकी थी। जिसके बाद उन लोगों की लड़ाई फिर से चालू हो जाती है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग लड़ाई चल रही थी जो कि काफी ज्यादा इंटेंस थी। जो वैम्पायर्स होते हैं वो मरते हुए भी कहते हैं कि यहाँ पर हार मत मानना, टेसरिंग का हम लोगों की रक्षा करेगा। अगर हम लोग यहाँ पर मर भी जाते हैं तो गॉड ऑफ डार्कनेस अपनी डार्कनेस हमें प्रदान करेगा, जिससे हम लोग फिर से रिवाइव हो सकेंगे। कर्नाक ये देखकर कहता है कि जिनकी रीजनरेशन है वो बिल्कुल भी मजाक नहीं है, और मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि एक ऐसा वैम्पायर हो सकता है जो कि ऑरा यूजर हो, और ये चीज कभी भी मेरे दिमाग में नहीं आई थी। बोरस कहता है कि हमारे लिए भी काफी ज्यादा बड़ी दिक्कत हो सकती थी कि अगर डोराल जैसा इंसान हम लोगों को ऐसे ज्वाइन करता, पर आखिर सेरा वहाँ पर क्या कर रही होगी। और अब सेरा का सीन दिखाते हैं जो कि डोराल्ड के अटैक से बच रही थी और उसको इस चीज की वजह से काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। वो सोचती है मैंने ये सोचा था कि मेरे पास इससे काफी ज्यादा बैटल और एक्सपीरियंस है, पर फिर भी मैं किसी भी इसके अटैक को काउंटर नहीं कर पा रही। मुझे लगा था कि वैम्पायर्स अपने बैटल ऑरा या फिर माना को पूरी तरह खो देते हैं जैसे वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, और उन्हें डार्क मैजिक के लिए शुरुआत से ही शुरू करना पड़ता है। पर आखिर यहाँ पर ये क्या हो रहा है। तो डोराल्ड अपनी तलवार को आगे तरफ करते हुए उससे कहता है कि जरा देखो कि ये पावर मुझे ग्रेट टेरिंका से मिली है, इसकी वजह से मैं अभी भी अपने बैटल ऑरा को इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, भले ही मैं एक डार्क रेस के अंदर कन्वर्ट हो चुका हूँ। तो सेरा कर्नाक से अपने ट्रांसमिशन मैजिक का इस्तेमाल करते हुए बात करती है और कहती है कि इस वैम्पायर की किसी तरीके की वीकनेस नहीं है, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि तुम अपने पास्ट में इनको कमांड किया करते होगे। ये सुनकर कर्नाक कहता है क्या उसकी वीकनेस। वो कहता है कि अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो मैं पहले इस लड़ाई को कब का खत्म कर चुका होता। और बोरिस बताता है कि हम लोगों ने उन्हें किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा कमजोर हुआ करते थे, इसी वजह से हम लोगों को उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि आखिर उनकी स्पेशलिटीज और वीकनेस क्या है। तो सेरा कहती है अगर ऐसा है तो प्लीज बोरस आके मुझे ज्वाइन करो, मुझे नहीं लगता कि मैं अकेले चीज को हैंडल कर सकती हूँ। बोरस थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं बिना ऑरा के तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर हम लोग प्लान बी को इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास 2 मौके हैं, तुम्हें पता है ना। पर सब के बारे में सोच कर वो कहती है कि पोजीशन, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं इतनी बड़ी बेवकूफ हूँ? मैं असल में अपने दिमाग का कंट्रोल पूरी तरह खो सकती हूँ अगर ये चीज बिल्कुल भी गलत हुई तो। इसलिए वो कहती है कि नहीं, अब ऐसा कभी नहीं हो सकता, भले ही मैं यहाँ पर हार जाऊँ पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। और ये सोचकर वो जैसे अपने गुस्से को रिलीज करती है उसका जो ऑरा होता है वो यहाँ पर आउटबर्स्ट होना चालू हो जाता है और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और वो इसी सब के बारे में कर्नाक और बोरस से कहती है तो कर्नाक उससे कहता है कि गुड लक, और ये देखकर बोरस कहता है कि अरे नहीं। जिसके बाद हमें सेरा को दिखाते हैं जो कि अपने ऑरा का इस्तेमाल करते हुए उसकी तरफ एक स्ट्राइक छोड़ती है। डोराल्ड को भी उसको रोकने में काफी दिक्कत आ रही थी और वो कहता है कि आखिर ये क्या है। जिसके बाद सेरा जंप करते हुए अपने ओवरवेलमिंग ऑरा के साथ उसके ऊपर अटैक कर देती है। ये देखकर वो सरप्राइज होते हुए कहता है कि अभी तक कुछ भी नहीं बदला है और ना ही कुछ बदल सकता है, वो भी इस वजह से क्योंकि तुम्हारे पास थोड़ा सा और बैटल
ऑरा है जो कि तुम्हारे पास पहले नहीं था, और इसके अलावा मेरे पास ग्रेट लॉर्ड टेथरिंका की पावर्स है जो कि मेरी तरफ है। और ये कहकर उसके अटैक को डॉज कर लेता है और आसमान से उसके ऊपर एक स्ट्राइक छोड़ता है जिसको सेरा को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी और वो पीछे की तरफ सरकते हुए चली जाती है, पर वो अपनी तलवार की मदद से अपने आप को बचा लेती है और कहती है यहाँ तक मैं इसको इस बैटल ऑरा के साथ पीछे तक नहीं धकेल पा रही। पर तभी उसके कानों में बोरस की आवाज आती है कि सेरा ऐसा करना बंद करो। ये सुनकर वो कंफ्यूज पीछे की तरफ देखती है और कहती है क्या? बोरस उससे कहता है कि मैं पहले भी तुम्हें इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ, पर अगर उसके बाद भी तुम्हें इस चीज में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है तो उस सब के बारे में सोचना चालू करो जब मैंने तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल किया था। उन सब सेंसेशंस के बारे में फील करो जब मैं तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। अपने पूरी बैटल ऑरा के ऊपर कंसंट्रेट करो और इसे कंसंट करो। सेरा बैटल ऑरा को एक ही जगह पर कंसंट्रेट करना चालू करती है और वो आगे कहता है कि तुम्हारी बॉडी को ये चीज जरूर याद होगी, तुम ऐसा कर सकती हो। इसके बारे में मत सोचो कि जो तुम्हारा दिमाग कह रहा है। जितना भी तुम्हारा बैटल ऑरा है उसे प्योरीफाई करना चालू करो जो कि तुम्हारी तलवार के ऊपर है। सेरा उन सारी चीजों को याद करना चालू करती है और उस एक्सपीरियंस को जो कि उसने उस समय फील किया था, और धीरे धीरे करके जिसका ऑरा होता है वो कंसंट्रेट होना चालू हो जाता है और अब उसकी सांसें पहले से धीरे धीरे चलने लगी थी। और जिस तरीके से उसकी तलवार के ऊपर उसका जो बैटल ऑरा था वो काफी सरप्राइजिंग होता है। ये देखकर डोनाल्ड भी काफी कंफ्यूज था और वो कहता है कि आखिर का ये बैटल ऑरा अचानक कितना ज्यादा शार्प कैसे हो सकता है, इसलिए वो उसे कोई भी मौका नहीं देना चाहता था। और वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करना चाहती हो, पर ये चीजें पूछते से बेकार है। और ये कहकर वो जल्दी से सेरा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। और जैसे जैसे वो सेरा की तरफ बढ़ रहा था सेरा के दिमाग में यही चल रहा था कि अगर बोरस इस सिचुएशन के अंदर होते तो आखिर क्या करते। इसलिए वो अचानक ही अपनी आंखें खोलती है और उसके अंदर से जो ऑरा निकलता है वो अपनी तलवार को घुमाते हुए डोरिएंटल को काफी ज्यादा घायल कर देती है। और ये देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान थी और वो कहती कि ये चीज सच में काम कर गई। जिसके बाद सर अब इस चीज को समझते हुए डोरिएंटल के ऊपर कई सारे अटैक्स करना चालू करती है और बार बार अलग अलग जगह से उसके ऊपर मल्टीपल अटैक्स करती है। और साथ ही वो कहती है कि मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर चीज किस तरीके से हैंग कर रही है। अब मुझे समझ में आ चुका है कि बोरस उस समय पर ऑरा यूजर होने के बाद भी मेरे साथ किस तरीके से खेल रहे थे। मुझे यहाँ पर जो एम करना है ना कि वो उसकी तलवार है और ना ही उसकी बॉडी। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि मुझे अपने अपोनेंट के इंटेंशंस को समझना होगा। और ये कह के डोरिएंटल उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है लगता है कि तुमने अपने स्लेव में काफी ज्यादा अच्छा कार्ड छुपा कर रखा हुआ था। और ये कहकर वो सेरा के ऊपर अटैक कर देता है, पर सेरा उसके अटैक को देख लेती है और कहती है पर ये चीज पूरी तरह से बेकार है। और साथ ही उसकी जो अटैक होता है उसको स्लैश के साथ यहाँ पर ब्लॉक कर लेती है। ये देखकर वो सरप्राइज था और कहता है कि इसने इसे ब्लॉक कर लिया। और सेरा साथ में सोचते हैं कि मुझे इसकी मूवमेंट्स को सही समय पर यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। डोरिएंटल उसके ऊपर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है और अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर से अटैक करता है। और सेरा ये देखकर सोचती है कि जब वो काफी स्लो डाउन हो जाता है तो मुझे टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए इस चीज का एडवांटेज उठाने की जरूरत है। इसलिए वो जल्दी से डोरिएंटल के ऊपर अटैक कर देती है और उसे बहुत ज्यादा घायल कर देती है। ये घाव उसके पूरे शरीर को चीर देता है जिसकी वजह से उसके मुंह से खून आ रहा था जो कि काले कलर का था। और कर्नक दूर से देख कर इम्प्रेस होते हुए कहता है कि लगता नहीं है कि हम लोगों को इंटरफेयर करने की जरूरत पड़ेगी। बोरस कहता है कि मैं ये जानता था, अब आखिरकार वो सही ट्रैक्स पर आ चुकी है। और टरमान भी ये देखकर काफी खुश था और वो कहता है कि सारा काफी अच्छे तरीके से लड़ रही है। अगर चीजें इसी तरीके से चलती रही तो जो हमारा साइड है वो डेफिनेटली अपर हैंड में होगा। डोरिएंटल काफी परेशान था और वो कहता है कि आखिर ये किस तरीके की बकवास है, आखिर असल में यहाँ पे हो क्या रहा है। इसको देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि ये असल में कोई और ही इंसान बन चुकी है जैसे कि वो पहले हुआ करती थी। और अब वो उसके यहाँ पर अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था पर उसे इस चीज में काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। और साथ ही वो आगे कहती है ऐसा नहीं है कि लॉर्ड टेथरिक ने मुझे कोई नई पावर दी हो, पर अगर मैं यहाँ पर उसको जरूरत से ज्यादा भी करता हूँ पर आखिर तक मुझे इस चीज को करना ही होगा। और ये कहकर जो उसका बैटल ऑरा होता है उसे पूरे पूरे शरीर के ऊपर फैलाना चालू कर देता है जिसकी वजह से उसके अंदर से निकलने वाला प्रेशर और भी ज्यादा इंटेंस हो गया था और जो पूरी पूरी धरती होती है उसके ऊपर क्रैक्स आना चालू हो गए थे। जिसके बाद वे काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक लगाता है जिसके अंदर काफी ज्यादा ऑरा भरा हुआ था और वो कहता है कि अब यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। पर सभी लोग ये देखकर काफी हैरान हो गए थे और कैरल कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये बस यहाँ पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही कर अपने बैटल ऑरा को इस तरीके से बाहर निकाल रहा है। टरमान कहता है कि वो यहाँ पर अपनी रीजनरेशन का जरूरत से ज्यादा ही फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। लगता है कि जो सेरा है वो काफी ज्यादा बड़े खतरे में है, इसलिए वो चिल्लाते हुए कहता है कि पीछे हट जाओ। पर सेरा भी अपने ऑरा को रिलीज करते हुए सोचती है कि अब यहाँ पर कोई भी रीजन नहीं है जिससे मैं यहाँ पर पीछे हट जाऊँ। ये अकेला यहाँ पर ऐसा नहीं जो कि लाइन को क्रिएट कर सकता है, इसलिए चलो देखते हैं कि आखिर यहाँ पर कौन जीतता है। और ये कहकर वो काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक लगाती है और ये अटैक पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है यहाँ पर डोनाल्ड से भी। और जैसे ये अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ पर काफी ज्यादा इंटेंस प्रेशर निकलता है जिसकी वजह से वहाँ पर पूरे में क्रैक्स आ गए थे और वहाँ पर काफी ज्यादा प्रेशर निकल रहा था जिसकी वजह से आसपास की जो पेड़ होते हैं वो भी तबाह होना चालू हो जाते हैं। और वहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए थे उन लोगों को भी वहाँ पर खड़े होने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। वो कहते हैं कि सच में ये तो काफी ज्यादा रेकलेस था। जिसके बाद वहाँ पर पूरे में धुआं हो गया था और वो कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। पर फिर अचानक ही जो डोरिएंटल का चेहरा होता है वो उन सभी के सामने आंख जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर वो हैरान था और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। पर तभी सेरा उसके पास आती है और अपनी तलवार उसके माथे के अंदर धसा देती है। पर अब इतनी ज्यादा ऑरा को इस्तेमाल करने की वजह से वो काफी ज्यादा थक चुकी थी और उसके शरीर के ऊपर कई सारे कट्स लग गए थे। पर सभी ये देखकर काफी ज्यादा खुश थे और काफी ज्यादा सरप्राइज भी। जिसके बाद एलिसा सेरा के जितने भी घाव होते हैं उन सभी को ट्रीट करना चालू कर
कर देती है और कुछ ही समय के बाद उसको पूरी तरह से हील कर देती है, जिसके लिए सारा उसे प्रेज करती है। तो एलिसा कहती है कि नहीं, एलिसा कहती है कि नहीं, यहाँ पर हम हैं जिनको यहाँ पर तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। हम लोग सच में यहाँ पर मारे जा चुके होते अगर सारा तुम यहाँ पर नहीं होती। और टरमान भी उसका शुक्रिया करते हुए कहता है कि तुमने यहाँ पर काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करी है और तुम्हारी वजह से हम लोगों के पास काउंट के क्राइम्स के एविडेंस हैं। जिसके बाद वो एलिसा को हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करने के बारे में कहता है। जिसके बाद वो सब काउंट के कैसल के अंदर जाते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा लड़ाइयाँ होती है और वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एलिसा वहाँ पर जितने वैम्पायर्स होते हैं उन सभी को पनिश करने की कोशिश कर रही थी और वो सभी वैम्पायर्स अपने काउंट को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और हमें दूसरे रूम के अंदर काउंट को दिखाया जाता है जो कि एक चाकू लेकर वहाँ पर बैठा हुआ था। और ब्रिलियंट ये देखने के बाद ट्रेसरिंका से कहता है कि प्लीज उसका ख्याल रखना। और ये कहकर वो चाकू जो अपने पास रखे हुए था उससे अपने ही गले को काट देता है और अपने आप को मार देता है। और हमें काफी ज्यादा दूर पहाड़ी पर दिखाया जाता है कि कुछ लोग वहाँ पर उसके जो लड़का होता है उसको लेकर भाग रहे थे और वो उससे कहते हैं कि हमें नहीं पता कि अगर वो कब हमारा पीछा कर सकते हैं, इसलिए हमें जल्दी से यहाँ से भागना चाहिए। और जो वो लड़का होता है वो केवल अपने फादर की चिंता कर रहा था और वो अपने फादर के लिए काफी ज्यादा दुखी था। और वो कहता है कि उन किंग्स ऑर्डर के बास्टर्ड मैं कभी भी ये चीज नहीं भूलूंगा और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं इस चीज का बदला जरूर लेकर रहूंगा। पर तभी कर्नाक और उसके साथ ही वापस उसका रास्ता रोका खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे लगा था कि वो इस तरफ जरूर आएगा। ये देखकर वो लोग परेशान थे और उन लोगों से पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो। कर्नाक कहता है कि मैं तुम लोगों को नेक्रोमेंसरी की ट्रायल्स की पावर्स को इस तरीके से लीक नहीं करने दूंगा। ये देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि ये किंग्स ऑर्डर से आए हैं, इसलिए वो अपने यंग मास्टर को बचाने के लिए वो लोग अपने नेक्रोमेंसरी के पावर का इस्तेमाल करना चालू करते हैं और अपने यंग मास्टर से कहते हैं कि जल्दी से आप यहाँ से भाग जाइए। पर तभी कर्नाक अपने नेक्रोमेंसरी को इस्तेमाल करता है जो कि उससे काफी ज्यादा पावरफुल होती है और वो अपने काफी ज्यादा बड़े हाथ से उन लोगों को पकड़ लेता है। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा सरप्राइज थे और कहते हैं कि ये भी एक नेक्रोमेंसर है। जिसके बाद कर्नाक एक इविल से स्माइल देते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे सीधे स्ट्रेट पॉइंट पर आ जाना चाहिए। ये देखकर सहरा कहती है कि असल में आखिर यहाँ पे बुरा इंसान है कौन। अब वहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाता है और जो कर्नाक होता है वो सभी को मार कर उनके अंदर की जितनी भी डार्कनेस होती है उस सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है। सहरा ये देखकर थोड़ी हेजिटेट होती है और कहती है कि आज से पहले मैंने कभी भी इस तरीके से चीजों को होते हुए नहीं देखा था। बोरस कहता है कि पर तुम्हें धीरे धीरे करके चीजों की आदत पड़ जाएगी। अब थोड़ी समय के बाद जैसे ही कर्नाक पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है वो फायर को इग्नाइट करता है और उन तीनों की बॉडीज को यहाँ पर जला देता है। सारा ये देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और फड़फड़ाते हुए कहती रुको रुको, आखिर तुम उन्हें जला क्यों रहे हो? क्या हम लोग उनको रिपोर्ट नहीं करना चाहिए कि हमने उन्हें ढूंढ लिया है? पर कर्नाक हंसते हुए कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, उनके अंदर की जितनी भी डार्कनेस थी उस सभी को मैं खा चुका हूँ, इसलिए मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं है कि मैं उनको जलाती भी दूं। ये देखकर सहरा परेशान होते हुए कहती है कि सारी की सारी। जिसके बाद बोरस उससे कहता है कि आपने काफी ज्यादा नेक्रोमेंसरी पावर्स को एक्वायर कर लिया है। बोरस उससे कहता है कि तुमने कई सारे नेक्रोमेंसरी की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है। लगता नहीं कि वो सारी पावर केवल क्योस मानस है यहाँ पर मैनेज की जा सकती है, तो आखिर तुम क्या चीज के लिए पूछते थे श्योर हो? कर्नाक कहता है पर जिस तरीके की सिचुएशन देखकर लगता है मुझे नहीं लगता कि इस चीज को केवल मैं ऐसे ही अलाउ कर सकता हूँ कि चीज ऐसी चली जाए। ये सुनकर सहरा कहती है कि तुम किसी चीज की वजह से चिंता में हो। कर्नाक उससे कहता है कि पहले डोरेंटल और पहले वो शटर ऑफ था, उसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा चिंता हो रही है क्योंकि जो शटर ऑफ था उसने अपनी होली पावर्स को मेंटेन करने के बाद वो एक नेक्रोमेंसर बन चुका था और दूसरी तरफ डोराल्ट एक वैम्पायर बनने के बाद भी वो अपने ऑरा यूज कर पा रहा था और दूसरी तरफ डोरेंटल वो एक वैम्पायर बनने के बाद भी अपने ऑरा को इस्तेमाल कर पा रहा था। बोरस थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि इसका मतलब ये है कि ऐसी कई सारी दिक्कतें हैं जिनका हमको सामना करने की जरूरत पड़ने वाली है। वो कहता है कि हाँ हमें ऐसा करना होगा, पर जो ये फैक्ट है कि उन्होंने अपनी पावर्स नहीं खोई है ये कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है क्योंकि तुम ये काफी अच्छे तरीके से जानते हो कि जो एनर्जीज होती है वो एक दूसरे से मिक्स नहीं होती। इसलिए ऑर्डर में अगर तुम्हें कोई नई चीज सीखनी है तो तुम्हें जो पहले सीखा हुआ है उस चीज को छोड़ना होगा। पर ऐसा लगता है कि जो नियम हुआ करता था अब वो टूट चुका है क्योंकि डार्कनेस ऑफ द एंड के साथ मेजेस मैजिक और नेक्रोमेंसरी दोनों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं और ऑरा यूजर्स भी दोनों ऑरा और नेक्रोमेंसरी को इस्तेमाल कर रहे हैं। पर बोरस उससे कहता है कि ये तो हमेशा से ही होता आया है ना, जैसे कि आर्च लीचेस होते थे, डेथ नाइट होते थे और क्या हुआ। पर कर्नाक बताता है कि ऐसा कुछ करने के लिए उन लोगों को पहले अपने आप को पूरी तरह से खोना पड़ता था और एक अनडेड बनना पड़ता था। पर अभी वो लोग अपने सेंसेस के अंदर होने के बाद भी दोनों ही पावर्स को और नेक्रोमेंसरी यानी दोनों को इस्तेमाल कर पा रहे हैं और जिस तरीके से वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है नेक्रोमेंसरी क्लियर होती जा रही है और ऐसी कई सारी चीजें अब हम लोगों को जो एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी और लगता है कि ये काफी ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसकी वजह से जो पावर्स है वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से जहाँ तक जो 4 मार्शल किंग्स है और जो ग्रेट मेजेस हैं वो भी हम लोगों के दुश्मन बन सकते हैं। इसलिए अब केवल थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर बनना ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं रहेगी। इसलिए अब मुझे जितना ज्यादा हो सके फिर से उतनी ज्यादा पावर को गेन करना होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं कि वो सभी फिर से किंग्स ऑर्डर के हेडक्वार्टर के अंदर आ गए थे। टरमान ने तुम्हें काफी ज्यादा प्रेज किया है और कहा है कि तुमने काफी ज्यादा कमाल का काम किया था। उन्होंने कहा था कि इस बार वहाँ पर किसी तरीके की उन लोगों को मदद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसी वजह से मैं काफी ज्यादा वंडर्ड हूँ, इसी वजह से मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ। और अगर तुम अभी किंग्स ऑर्डर को यानी अभी अभी तुम इसको ज्वाइन कर लेते हो क्योंकि जो तुमने अपने प्रीवियस मिशन के अंदर काम किया था वो काफी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि टरमान ने तुम्हारे लिए काफी ज्यादा स्ट्रांगली रिकमेंड किया था कि तुम लोगों को यहाँ पर ज्वाइन कर लेना चाहिए। कर्नाक ये सुनकर कहता है अच्छा तो फिर, तो वो कहता है कि हाँ तुम लोगों का किंग्स ऑर्डर के अंदर स्वागत है और वो सभी के लिए उनके
बैजेस भी देता है। ये देखकर वो काफी खुश होते हैं और सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि आखिरकार हम लोगों ने काफी अच्छा काम किया। पर एरेंटल उन लोगों को टोकते हुए कहता है कि जो तुम्हारा सेलिब्रेशन है उसको बाद में करना, क्योंकि अब तुम लोग यहाँ पर आ चुके हो तो तुम लोगों को काम चालू करना होगा। ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा बड़े शौक में आ जाते हैं और वो लोगों के सामने लाकर काफी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स रख देता है। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा बड़े शौक में आ जाते हैं, जैसे कि उन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा बड़ी बिजली गिर गई हो। और वो लोग कहते हैं कि अभी से हम लोगों को काम चालू करना होगा। एरेंटल उनसे कहता है कि हाँ, हमारे पास काफी ज्यादा काम है। इसकी वजह से वो लोग ट्रॉमा में चले जाते हैं और सोचते हैं कि ये उनके लिए एक सही डिसीजन था कि वो लोगों को इस तरीके की क्रेजी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आना चाहिए था। और अब जैसे जैसे वो काम करते हैं, दिन धीरे धीरे कर बीतते जाते हैं। वो कल्टिस्ट को एनाइलेट करते हैं और जो नेक्रोमेंसर्स होते हैं उन्हें काफी अच्छे तरीके से सबक सिखाते हैं, जो कि वो बड़े ही आराम से कर लेते हैं। जिसके बाद उन्हें फेकिंग रिपोर्ट्स बनानी पड़ती है, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आती है और इसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान भी हो गए थे। जिसके बाद करनाक उनके अंदर से जितनी भी पावर होती है उसके अंदर से कई सारे डार्कनेस ऑफ द एंड को चुरा लेता है। जिसके बाद वो लोग फिर से इसी चीज को रिपीट करना चालू करते हैं, कमीनों को मारते हैं, नेक्रोमेंसर्स को हराते हैं। जिसके बाद वो फिर से रिपोर्ट बनाना चालू करते हैं और फिर से नेक्रोमेंसर्स के अंदर से पावर को चुराते हैं। और ऐसे ही करते हुए उन्हें कई सारे दिन बीत चुके थे। जिसके बाद हमें करनाक को दिखाते हैं, जो कि एक रूम में खड़ा होकर अपने नेक्रोमेंसरी की पावर को देखते हुए कहता है कि मैंने काफी ज्यादा नेक्रोमेंसरी एनर्जी को इकट्ठा कर लिया है। जिसके बाद वो अपनी जो क्योस माना का पावर होता है उसे उसके अंदर सेपरेट कर लेता है और उन दोनों को बाहर निकालने के बाद वो कहता है तो चलो अब इन दोनों को एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। और जैसे ही वो उन दोनों को एक दूसरे से टकराना चालू करता है तो वो देखता है कि उसके अंदर से काफी ज्यादा प्रेशर निकल रहा था, पर करनाक उस चीज को लगा रहता है। और थोड़ी ही देर में वो देखता है कि जो दोनों पावर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होना चालू हो जाती हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि अब आखिरकार मैं 6th सर्कल के अंदर पहुंच चुका हूँ। अब जैसे ही समय बीतता है तो कुछ दिनों के बाद किंग्स ऑर्डर हेडक्वार्टर के अंदर इसकी बातें होना चालू हो जाती हैं। सभी लोग कहते हैं कि तुमने सुना इसके बारे में सुना कि जो करनाक है, जो कि कुछ समय पहले यहाँ पर आया था, वो एक 6th सर्कल मेज बन चुका है। ये सुनकर वो लोग काफी हैरान थे और वो कहते हैं कि कुछ समय तक वो केवल 4th सर्कल मेज नहीं था। इसकी वजह से वो लोग काफी ज्यादा हैरान थे और वो उसे प्रेज भी करते हैं कि शायद ये उसके लिए भगवान के दिया हुआ कोई टैलेंट भी हो। और करनाक इस सब की वजह से काफी ज्यादा खुश होता है और वो एक लंबी चौड़ी स्पीच देना चालू कर देता है। और सच में ये सीन काफी ज्यादा फनी होता है। जिसके बाद सारा इस चीज से परेशान हो जाती है और सोचती है कि लोगों को नहीं पता कि आखिर डार्कनेस ऑफ द एंड किस तरीके से काम करता है, इसलिए कोई भी तुम्हारे ऊपर सस्पेक्ट कैसे कर सकता है, इसलिए प्लीज अब ये सब करना बंद करो। जिसके बाद उन लोगों को कमांडर के रूम के अंदर दिखाया जाता है। एरेंटल ये देखकर खुश होते हुए कहता है कि लगता है कि हमारे हाथों में एक ग्रेट मेज लग चुका है। करनाक अपने प्रेज को सुनकर काफी खुश होता है और सोचता है कि कोई मेरे ऊपर शक नहीं कर रहा कि मैं एक नेक्रोमेंसर हूँ। और एरेंटल उन लोगों से कहता है कि मेरे पास तुम लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छी खबर है कि कैपिटल के अंदर 7 डिवीजन पूरी तरह से खाली है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर वहाँ पर रहना चालू करो। ये सुनकर वो सरप्राइज था और कहता है क्या मैं? वो कहता है कि हाँ, सभी लोग इस चीज के लिए एग्री कर चुके हैं और लगता है कि जो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा वर्थ इट है। लोगों को तुमसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, इसलिए इसी तरीके से हार्ड वर्क करते रहना। ये सुनकर करनाक कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। पर साथ ही वो सोचता है कि ये एक प्रमोशन है, पर क्या इसकी वजह से मुझे और ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा? फिर हमें एक हफ्ते के बाद 7th डिवीजन का सीन दिखाया जाता है और एक बेसमेंट जो कि सेंट्रल टावर के अंदर था, उसके अंदर हम एक लड़की को दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा कपकपा कर बाहर खड़ी हुई थी और वो भगवान से कहती कि प्लीज मेरे ऊपर दया करो, मेरे ऊपर दया करो। वो कहती कि ये चीज सच में काफी ज्यादा खतरनाक है और हम इसके बारे में बताया जाता है कि ये भी एक 2nd रैंक इंक्विजिटर है और उसका नाम मिलिया है। और वो कहती है कि मुझे पता है कि जो इंक्विजिटर्स होते हैं उन्हें कल्टिस्ट को टॉर्चर करना पड़ता है कि जब भी जरूरत पड़ती है, पर जैसे अंदर से चीखें आती हैं तो वो कहती है कि नहीं, मैं चीज को बिल्कुल भी नहीं सह सकती। और वो सोचती है कि आखिर कैप्टन करनाक अंदर कर रहे हैं, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। और हमें अंदर दिखाते हैं कि जो बोरिस होता है वो एक रॉड को गर्म कर उस आदमी को टॉर्चर कर रहा था, तो वो आदमी घबराते हुए कहता है कि मैं पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ, इसलिए प्लीज ऐसा मत करो। पर वो कहता है कि मुझे चीजें फर्क नहीं पड़ता, बस ऐसे चिल्लाते रहो। जिसके बाद वो उसे यहाँ पर जान से मार डालता है। करनाक ये देखकर कहता है कि आखिरी वाला तो सच में काफी लंबी देर तक टिका रहा। सारा कहती है अब मुझे लगता है कि हम लोगों को प्रिटेंड करना बंद कर देना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे थे। मिलिया को हम लोगों पर यकीन हो चुका होगा। जैसे ही बोरिस उसे बताता है कि वो यहाँ पर मारा जा चुका है, करनाक खुश होता है और कहता है कि सच में अब लगता है कि मेरी बारी आ चुकी है। और ये बोलकर वो खड़ा हो जाता है। जिसके बाद करनाक उस डेड बॉडी को पजेस कर लेता है तो वो टेसरिंका के बारे में बोलना चालू करता है कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, डार्कनेस का गॉड, और वो जैसे इस धरती के ऊपर आ जाएगा तो वो इस धरती के ऊपर अपने ऑर्डर को स्टैब्लिश कर देगा। पर उसकी इस तरीके की बातें सुनने के बाद करनाक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो अभी सुनकर बोर हो चुका था और उसकी शक्ल जो होती है वो देखने लायक होती है। और वो कहता है कि फिर से एक और बस्ट आ चुका है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जितने भी लोग हैं वो सारे इस बेकार से गॉड के ऊपर यकीन कैसे कर सकते हैं, और आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इन लोगों में से किसी एक को भी इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। सारा कहती है कि हम लोगों ने केवल इतना ही डिस्कवर किया है कि जो ऑर्डर है उसे 3 लीडर्स रूल करते हैं। उनके पास 6 कार्डिनल्स हैं, 13 आर्च बिशप्स हैं और हर एक रीजनल बिशप के अपने अपने छोटे से ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और हम लोगों ने केवल नॉर्मल से प्रीस्ट को ही पकड़ा है, जिसकी वजह से हम लोगों को कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। तो बोरिस कहता है कि लगभग हम लोगों को किसी बिशप को पकड़ना चाहिए। तो करनाक भी कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि काश हमको कोई ऐसा मिल जाए जिससे हम लोगों को और ऊपर जाने को मौका मिले, पर आखिर कोई बड़ा सा इंसिडेंट हो ही क्यों नहीं रहा। जिसके बाद हमें एरेंटल
एरेंटल के ऑफिस के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग रिपोर्ट करते हैं और वो कहता है कि अच्छा इस मिशन के बारे में, और वो लोगों को बताता है कि असल में रूमर्स फैले हुए हैं कि कोई डूरेंटल में। फिर वो काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि कॉर्पोरेशन विद कल्ट, क्या सच में कुछ ऐसा ही हुआ था? और सबके बारे में पढ़कर वो खुद भी काफी हैरान हो गया था। कर्नाक ये देखकर कहता है कि आखिर अचानक किसको क्या हो गया, इसलिए कर्नाक उससे पूछता है कि यहाँ पर कोई ऐसा जो कि काफी सस्पिशियस है। एरेंटल कहता है कि हाँ सस्पिशियस है, स्टेला किंगडम का सेकंड प्रिंस लूडान। ये सुनने के बाद वो तीनों ही हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या प्रिंस, क्या सच में इतने ज्यादा बड़ा इंसान? जिसके बाद हमें ईस्टली किंगडम के बारे में बताया जाता है कि जो अभी करंट किंग है उनका नाम किंग विस्कोट है और उनके जो दो लड़के हैं वो काफी ज्यादा फोर्सफुली एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जिससे उनमें पता लगाया जा सके कि आखिर सक्सेसर कौन बनेगा। पहले प्रिंस का नाम लॉयड है जो कि काफी ज्यादा बड़ा और देखने में काफी ज्यादा हैंडसम है, और दूसरे प्रिंस का नाम एल्फ्रेड है जो कि अपने बड़े भाई से काफी ज्यादा जलता है। और ये चीज काफी ज्यादा सेंस बनाती है कि जो फर्स्ट प्रिंस है उसे सक्सेसर होना चाहिए क्योंकि उसके पास एक काफी ज्यादा अच्छी बैक स्टोरी है। मिर्लिया जो कि काउंट फेलर से आई है, उन्होंने यहाँ पर अरेंज मैरिज करी थी जिसकी वजह से वो ट्रू क्वीन बन गई थी, पर यहाँ पे एक इनेबिलिटी थी जो कि इनके बच्चों को कंसिडर करती थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा बड़ा इशू बना जो कि इनकी फैमिली की फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा बड़ी चीज थी, और इसी वजह से वो किसी बच्चे को जन्म ही नहीं दे पा रही थी और ये उनकी फैमिली के लिए काफी ज्यादा बड़ा इशू बन गया था। और इसी वजह से उनको अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए एक हायर तो चाहिए ही था, इसलिए किंग को ना चाहते हुए भी कल्पिया जो कि मार्कोस फैमिली से आती है उसको एक्सेप्ट करना पड़ा, जिसके बाद उससे उसकी दूसरी शादी हुई थी और उसके फैमिली को ज्वाइन करने के केवल 3 महीने के बाद ही सभी लोगों को ये पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है और जो बच्चा हुआ था वो लॉयड था, फर्स्ट प्रिंस। इसलिए किंग इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश थे और उन्हें ये डिसाइड कर लिया था कि जो प्रिंस लॉयड है वही उनके सक्सेसर बनेंगे। पर जैसे ही क्वीन मिलिया इस चीज के लिए एबल हो गई थी कि वो एक बच्चा पैदा कर सके तो उनसे उन्हें अपना सेकंड प्रिंस मिला एल्फ्रेड, और जो सेकंड प्रिंस था उसकी डायरेक्ट ब्लड लाइन थी और जो फर्स्ट प्रिंस था उसके कई वेरियस होने की वजह से जो सेकंड प्रिंस था वो एक रॉयल ब्लड लाइन था। और अब इस चीज के बारे में कहना ये काफी ज्यादा मुश्किल था और सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये थी कि आखिर अब यहाँ पर सक्सेसर कौन बनेगा, क्योंकि इसके बारे में पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और यहाँ तक किंग विस्कोट के लिए भी ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल था और वो भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, पर फिर उन्हें ये डिसीजन लिया कि जैसे ही दोनों प्रिंस बड़े हो जाएंगे उसके बाद ये कन्वर्सेशन खत्म हो जाएगा। बोरस उससे कहता है कि उन्हें इस डिस्कशन को ही खत्म कर दिया था, मुझे लगता है कि वो दोनों ही प्रिंस काफी ज्यादा टैलेंटेड होंगे। कर्नाक उससे कहता है क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? उन्हें ये इसलिए कहा था कि अगर जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनमें से किसी एक को कुछ हो जाता है तो उन्हें ये डिसीजन लेने में काफी आसानी होगी। इसी वजह से जो दोनों फैमिलीज है जो कि प्रिंस को सर्व करती हैं वो इन 20 सालों में कभी भी उन लोगों ने लड़ना बंद किया ही नहीं। बोरस ये सुनकर कहता है कि अगर ये किस तरीके का बेकार सा शो है। सेरा कहती है कि अगर यहाँ पर कोई और रीजन नहीं था तो उन्हें इस तरीके से चूज करने की कोशिश करी कि वो सबसे पहले उनकी एबिलिटी देखेंगे या फिर उनकी पर्सनैलिटी, जो कि देखना काफी ज्यादा आसान होता है। कर्नाक कहता है कि अगर वो पर्सनैलिटी की बेस पर उनको चूज करना चाहते हैं तो जो प्रिंस लॉयड है वो काफी ज्यादा काम है और वो काफी ज्यादा कलेक्टेड है, इसलिए वो थ्रोन के लिए काफी ज्यादा सुटेबल है। और दूसरी तरफ एल्फ्रेड काफी ज्यादा एरोगेंट और काफी ज्यादा वायलेंट है। पर अगर उनकी एबिलिटीज के बारे में बात की जाए तो उन दोनों के पास ही कोई खास एबिलिटीज नहीं है क्योंकि वो दोनों ही काफी ज्यादा छोटे हैं तो उन्हें कुछ दिखाने का मौका ही नहीं मिला। सेरा कहती है कि इसके अलावा कोई ऐसा रीजन है जिसकी वजह से किंग ने अभी तक प्रिंस लॉयड को सिलेक्ट नहीं किया है। वो बताता है कि जो प्रिंस लॉयड है वो असल में काफी ज्यादा कमजोर है और ये बात काफी सरप्राइजिंग थी क्योंकि वो जब से छोटे हैं वो कभी भी सही से हेल्दी रहे नहीं है, पर वो काफी लंबे समय तक शॉर्ट स्किल्स को सीखना चाहते थे, पर देख कर ऐसा लगता नहीं कि वो कभी भी किसी भी स्किल को सीख सकते हैं। पर दूसरी तरफ एल्फ्रेड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो काफी ज्यादा टैलेंटेड भी है, वो भी मार्शल आर्ट्स में। सेरा कहती है कि अब ये चीज काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है। बोरस पूछता है तो आखिर ऐसा कौन है जिसने प्रिंस एल्फ्रेड के बारे में रिपोर्ट किया है कि वो डार्क ऑर्डर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। कर्नाक कहता है कि प्रिंस लॉयड के स्पाइस ने इसके बारे में पता लगाया था और गलती से उनको इसके बारे में पता चल गया, पर जब से प्रिंस लॉयड को इसके बारे में पता चला था वो इनफॉर्मली किंग्स ऑर्डर को इसके बारे में रिपोर्ट किए जा रहे थे। और कमांडर एरेंटल जो कि किंग्स ऑर्डर को अभी ओवरटेक कर चुके हैं, इससे पहले वो इंपीरियल नाइट के वाइस कमांडर हुआ करते थे, इसी वजह से वो प्रिंस की हैंडराइटिंग समझ चुके थे। इससे पहले वो इंपीरियल नाइट के वाइस कैप्टन हुआ करते थे और यही वजह है कि वो फर्स्ट प्रिंस की जो राइटिंग है उसे पहचान गए थे। और बस इतना ही जो कि मैं अब तक इसके बारे में जानता था, और उन्होंने मुझसे ये कहा है कि वो बाद में एक मैसेंजर भेजेंगे बाकी डिटेल्स के लिए। और वो एक कॉफी शॉप के सामने खड़े होकर कहते हैं लगता है कि ये वही जगह है जहाँ पर जो प्रिंस लॉयड का स्पाई है वो हमसे मिलने वाला है। कर्नाक उससे कहता है कि चलो अंदर चलते हैं, और वो जगह की कंडीशन काफी खराब थी और पूरे में जाले लगे हुए थे, पर जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो वो ये देखकर कहते हैं कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो नर्वस गाय वहाँ पर बैठा हुआ है वो वही इंसान है। जिसके बाद वो लोग उसके पास जाते हैं तो वो आदमी उसको देखकर पहचान लेता है और वो घबराते हुए कहता है कि सर आखिर आपको क्या चाहिए। कर्नाक कहता है कि सच में इसकी एक्टिंग काफी ज्यादा बुरी है। कर्नाक कहता है कि तुम्हें प्रिंस लॉयड ने यहाँ पर ऑर्डर देकर भेजा है, पर ये देखने के बाद वो आदमी पहले जो कपकपा रहा था अचानक ही वो पूरे शांत हो जाता है और उसकी आवाज में एक भारीपन सा आ जाता है और वो कहता है देखकर ऐसा लगता है कि सर एरेंटल ने तुम लोगों को सेलेक्ट किया है। बोरस भी जो एटमॉस्फेयर चेंज होता है उसके बारे में समझ गया था और वो कहता है कि मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी देखनी है, कि मुझे बताओ। इसलिए वो उससे कहता है कि सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी दिखाओ कि आखिर तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मैं अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए बस तुम्हें अपनी शक्ल दिखा सकता हूँ। और जैसे ही वो अपनी शक्ल से पर्दा हटाता है तो वो तीनों
सुनने का ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो प्रिंस एल्फ्रेड हो। और इसी वजह से वो काफी कंफ्यूज सोचते हैं कि आखिर असल में यहाँ हो क्या रहा है, कि जिसने यहाँ पर प्रिंस एल्फ्रेड के बारे में रिपोर्ट किया था असल में वो कोई और नहीं प्रिंस एल्फ्रेड ही है। इसकी वजह से जो कहानी है उनके लिए चकरा रही थी। और एल्फ्रेड कहता है देख कर लगता है कि तुम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। और वो उन लोगों को बताता है कि हाँ मैं इस चीज से अवेयर हूँ कि जो मैंने चेहरा अभी पहना हुआ है वो प्रिंस एल्फ्रेड का है, पर असल में मैं एल्फ्रेड नहीं हूँ, असल में मैं फर्स्ट प्रिंस लॉयड हूँ और उस थ्रोन का राइटफुल हायर भी। फिर वो सारी कहानी बताता है तो कन्ना ये सुनकर कहता है इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि जो तुम्हारी सोल्स है वो एक दूसरे के साथ स्वैम्प हो गई हैं। एल्फ्रेड कहता है कि हाँ ऐसा ही हुआ है। ये सुनकर कन्ना कहता है कि अच्छा पहले मैं इस चीज के लिए अवेयर नहीं था, इसी वजह से मैं काफी ज्यादा शॉक हो गया था सेकंड प्रिंस को यहाँ पर देखकर। पर अगर मैं सही तरीके से देखूं तो मैं ये चीज कह सकता हूँ कि इसकी बॉडी के अंदर एक रॉन्ग सोल है। इसकी बॉडी का जो शेप है वो भी थोड़ा सा बदल चुका है और जो सोल है वो काफी ज्यादा डेस्परेट हो रही है कि वो शरीर से कैसे बाहर निकले। एल्फ्रेड कहता है कि तुम लोगों के लिए इस पे यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। कन्ना को से बताता है कि पर नेक्रोमेंसरी के अंदर ऐसे कई सारे स्पेल्स होते हैं जो कि ऐसा कुछ कर सकते हैं। लॉयड ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे लगा ही था कि अगर मैं किंग्स ऑर्डर को कांटेक्ट करूंगा तो ये काफी ज्यादा अच्छा होगा। अगर तुम ये देखकर पहचान सकते हो कि मेरे ऊपर नेक्रोमेंसरी स्पेल्स का इस्तेमाल किया गया है तो सच में ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है। पर के बाहर का कोई भी आम सा मैजिशियन जो कि किंग्स ऑर्डर के अंदर काम नहीं करता वो नेक्रोमेंसर्स को इस तरीके से पहचान सकता है। कन्ना कहता है कि नहीं, किसी भी ऑर्डिनरी मैजिशियन के लिए ये चीज पूरे से इम्पॉसिबल है। मैं केवल ऐसा इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे फैक्ट्स को देख सकता हूँ। तो वो कहता है पर आखिर तुम्हारे जैसे एक नॉन नेक्रोमेंसर आखिर इस चीज के बारे में यकीन कैसे कर सकता है कि मैं प्रिंस लॉयड हूँ। कन्ना कहता है कि तुम्हारे लिए ये काफी ज्यादा मुश्किल है कि तुम किसी और की तरह एक्ट कर सको और तुमने ये कहा कि तुमने खुद को रिपोर्ट किया है और जो किंग्स ऑर्डर की बेसिक नॉलेज होती है वो केवल नेक्रोमेंसर्स की वजह से ही होती है जो कि मेंबर्स उन्हें देते हैं। ये सुनकर वो समझ जाता है और कहता है इसका मतलब ऐसा कोई तरीका नहीं है कि केवल मैजिक का इस्तेमाल करके मैं ये चीज प्रूव कर सकूं कि मेरे ऊपर किसी तरीके की नेक्रोमेंसर स्पेल का इस्तेमाल किया गया है। कन्ना उससे कहता है कि चलो सबसे पहले हम फैक्ट्स को देखते हैं कि आखिर क्या हुआ था, इसलिए क्या मुझे वो डिटेल से बता सकते हैं कि उस दिन के बारे में जब आपकी जो बॉडीज की सोल्स है वो एक दूसरे के साथ स्वैप हो गई थी। वो कहता है कि डिटेल्स यानी तुम उन 5 दिनों के पहले की बात कर रहे हो ना। लॉयड इस सब के बारे में सोचकर उसे बताता है कि ये सब 5 दिन पहले शुरू हुआ था। उस दिन मैं हर दिन की तरह अपने डेली ट्रीटमेंट जो कि होली हीलिंग मैजिक से होता है वो करवाने के लिए गया था, जिसके बाद में सोने के लिए चला जाता। बोरोस ये सुनकर सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि तुम डेली हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करते हो। तो लॉयड उससे कहता है कि तुमने रूमर्स के बारे में नहीं सुना कि जो मेरी बॉडी वो बहुत ज्यादा कमजोर है। ये सुनकर बोरोस कहता है कि हाँ ये तो पूरा सच है और साथ ही वो सोचता है कि यहाँ तक ज़ॉम्बी भी इससे काफी ज्यादा हेल्दियर होता होगा। पर वो आगे कहता है कि इसकी वजह से बिना किसी परेशानी के सो गया था और जो पूरा स्टेट है वो एक होली बैरियर से प्रोटेक्टेड है। पर न जाने क्यों पर जैसे ही मैं उठा तो मैं अपने छोटे भाई के शरीर के अंदर था। क्या नेक्रोमेंसरी सच में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है? कन्ना ये सुनकर कहता है कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज है जो कि बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रही। साथ ही वो सोचता है कि चीज का बिल्कुल भी मतलब नहीं हो सकता कि कोई नेक्रोमेंसरी इतनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है कि वो इस तरीके से बैरियर को तोड़कर अंदर जा सके, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों ने स्टेट के अंदर पहले से कुछ प्रिपेयर कर रखा हो जिसके बारे में इसे बिल्कुल भी न पता हो। पर अभी भी उसे कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही थी। पर जो लॉयड होता है वो आगे बताता है कि इसके अलावा मैं एक अजीब सी जगह पर उठा था और वो जगह सच में काफी ज्यादा हैरानी वाली थी क्योंकि उसके आसपास एक सर्कल बना हुआ था और जैसे लॉयड की आंख खुलती है तो वो काफी सरप्राइज था और वो कहता है कि आखिर मैं कहाँ हूँ, आखिर मुझे हेल्दियर सा महसूस क्यों हो रहा है, मेरा दर्द कहाँ चला गया, मेरा बुखार कहाँ गया और जो मेरे पैरों का दर्द था वो भी पूरी तरह से गायब हो चुका है। और वो ये देख कर काफी ज्यादा सरप्राइज था और कहता है कि आखिर जो मेरी बॉडी वो अचानक इतनी ज्यादा मस्कुलर कैसे हो गई, आखिर असल में मैं कहाँ पर हूँ, क्या मुझे किडनैप कर लिया गया है। और वो आसपास देख कर चीज को समझने की कोशिश कर रहा था पर तभी वहाँ पर 3 लोग आते हैं जो कि उससे कहते हैं कि आप उठ चुके हैं प्रिंस लॉयड। ये सुनकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो गुस्से में उससे कहता है आखिर ये अजीब सी जगह और ये अननोन से इंसान, क्या तुम लोगों ने मेरे साथ कुछ किया है? वो आदमी कहता है लगता है कि तुम अभी भी चीज से काफी ज्यादा अनअवेयर हो, तो मुझे अलाउ करो कि मैं तुम्हें ये दिखाऊं। और ये कहकर वो एक नेक्रोमेंसरी से मिरर बनाना चालू कर देता है और जैसे ही वो लॉयड को उसकी शक्ल दिखाता है तो ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो कहता है कि रुको, ये मेरा चेहरा तो ये तो एल्फ्रेड का है। तो वो लोग बताते हैं कि हाँ तुमने और प्रिंस एल्फ्रेड ने एक दूसरे के साथ बॉडीज को स्विच कर लिया है और ये सभी द ग्रेट पावर ऑफ द लॉर्ड टेसरिंका की पावर की वजह से हुआ है। ये सुनकर लॉयड थोड़ा कंफ्यूज था और कहता है कि टेसरिंका, इसकी वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो लोगों से पूछता है कि आखिर क्या वजह है कि तुम लोगों ने हमारी बॉडीज को स्विच किया है। पर तभी उसे किसी की आवाज आती है। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और उसके सामने एक आदमी आता है जो देखकर वो और भी ज्यादा सरप्राइज था। ये सेविचियन है, क्या ये एल्फ्रेड का हंचमैन नहीं है? लॉयड कहता है कि ये तो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है कि तुमने एल्फ्रेड को यहाँ पर धोखा दे दिया। ये सुनकर सेविचियन कहता है क्या प्रिंस लॉयड को धोखा देना? वो कहता है तो आखिर और क्या वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से तुमने मेरी कमजोर सी बॉडी के अंदर एल्फ्रेड को डाल दिया है। ये सुनकर सेविचियन हंसते हुए कहता है कि अच्छा मैं समझ चुका हूँ, पर ये एक तरीका है जिससे हम लोग इंटरफेयर कर सकते हैं। और उसके इस तरीके के रिएक्शन को देखकर लॉयड ये समझ जाता है कि एल्फ्रेड सभी के पीछे है। जिसके बाद सेविस्टियन उसकी रस्सी खोलना चालू कर देता है और लॉयड उससे पूछता है कि आखिर तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो। सेविस्टियन उससे कहता है कि पर्टिकुलर ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो गेट लगाते हुए कहता है कि बस हम लोग तुमसे इतना ही चाहते हैं कि तुम एक अच्छे बच्चे की तरह यहाँ पर चुपचाप से बैठे रहो। ये बोलकर वो गेट लगा लेता है और लॉयड जब तक उसके पास जाता तब तक वो यहाँ से जा चुके होते हैं और वहाँ की जितनी भी खिड़कियां थी वो पूरी
पूरी तरह से स्टील बार से ब्लॉक थी और जो दरवाजे थे वो भी पूरी तरह से लॉक थे। पर फिर भी अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो वहाँ पर रहना मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं बिल्कुल भी सिक नहीं था और मैं कैसा भी खाना खा सकता था। और सच में ये खुशी थी एक अच्छे तरीके से खाना खाने की वजह से, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग था, क्योंकि मैं कभी भी सही तरीके से खाना नहीं खा पाया था, क्योंकि हमेशा मेरे पेट में प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। बोरस ये सुनकर उससे कहता है कि खाना खाने से जो तुम्हें हैप्पीनेस मिलती होगी मैं काफी अच्छे तरीके से उसे समझ सकता हूँ, और उन दोनों के चेहरे पे काफी ज्यादा खुशी होती है। पर ये देख कर वो समझ नहीं पाता कि आखिर इन दोनों की प्रॉब्लम क्या है, आखिर ये लोग कैसे समझ सकते हैं। पर सारा इस सब को छोड़कर लॉयड से पूछती है, पर इसके अलावा आखिर आप वहाँ से भागे कैसे। लॉयड कहता है कि हाँ, इस सब के अलावा भले ही तुम लोग मेरी स्टोरी सुन चुके हो पर फिर भी तुम्हें इस चीज के ऊपर यकीन नहीं होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सेबेस्टियन के साथ 3 नाइट्स को दिखाते हैं जो कि वहाँ पर खाना लेकर जा रहे थे, और उनके साथ एक मेड भी होती है। वो सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे और एक नाइट कहता है कि सर सेबेस्टियन को उनकी सच में काफी ज्यादा चिंता होती है, तो वो कहते हैं कि हमारे प्रिंस ऐसे है ही। जिसके बाद वो लोग गेट पर आ जाते हैं और कहते हैं कि खाना आ चुका है, तो वो जैसे अंदर आने का बोलता है तो वो सभी के सभी अंदर आ जाते हैं। पर जो लॉयड होता है वो गेट के पीछे छुपा हुआ था। वो लोग जैसे ही अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि प्रिंस लॉयड असल में यहाँ पे है ही नहीं। पर तभी लॉयड अपने हाथ से एक के ऊपर चॉप दे मारता है, इसकी वजह से वो काफी घायल हो गया था और जल्दी से वो उसकी तलवार निकाल लेता है। ये देखकर वो चारों के चारों नाइट्स काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं कि इसके पास एक तलवार है, क्या ये हमारे ऊपर अटैक करने वाला है और ये हमारे वीक पॉइंट्स के ऊपर एम कर रहा है, वो भी एक्यूरेट पॉइंट्स के ऊपर। पर आके ऐसा ये कर कैसा सकता है। लॉयड कहता है कि जरूर तुम ये देख कर काफी ज्यादा सरप्राइज होगे, क्या तुमने कभी ये सुना है कि एक मरते हुए शरीर के अंदर भी कोई तलवार सीख सकता है। ये सुनकर वो सरप्राइज थे और लॉयड आगे कहता है, पर कभी भी तुम सही तरीके से स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते और न ही किसी तरीके की टेक्निक को सही से सीख सकते हो। पर अगर अब एक हेल्दी बॉडी के अंदर हूँ तो मैं सच में ऐसा कर सकता हूँ, और जिस तरीके से भारी आवाज में तुम मुझसे बोल रहे हो अब मैं तुम्हें इस चीज की पर्सनली शो करवाऊंगा। और ये कहकर वो जल्दी से लोगों की तरफ तेजी से बढ़ना चालू कर देता है, और ये देखकर वो चारों के चारों नाइट्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद लॉयड अपनी तलवार को घुमाकर लोगों से काफी ज्यादा इंटेंस बैटल करता है और काफी ज्यादा आसानी से उन सभी को मार देता है। और वहाँ पर पूरे में खून ही खून फैल गया था, और जो मेड होती है वो ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा डर गई थी। अब उन सभी के यहाँ पर मर जाने के बाद उनकी जो बॉडी होती है वो वहीं पर पड़ी हुई थी। पर जो लॉयड होता है वो सर्वेंट से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी भी तरीके के नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, पर बस तुम्हें यहाँ पर थोड़े समय तक ऐसा ही रहना होगा। और ये बोलकर वो उसको गेट के अंदर बंद कर देता है। जिसके बाद वो कैसल में घूमते हुए एल्फ्रेड के बारे में सोच रहा था कि आखिर उसका प्लान क्या चल रहा है। पर बस तुम केवल इस अच्छी सी बॉडी की वजह से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, इसके लिए मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ और ना ही मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ, पर मुझे जल्दी जल्दी सावधानी से जगह को छोड़कर जाना होगा। पर तभी उसके सामने फिर से 2 नाइट्स आ जाते हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा परेशान था और कहता है कि लगता है कि ये जगह मेरे लिए सच में काफी ज्यादा लकी है। और ये सोचकर वो जैसे उनको मारने के लिए अपनी तलवार बाहर निकालने वाला होता है, पर तभी वो दोनों नाइट उससे कहते हैं कि आखिर आप कहाँ जा रहे हैं प्रिंस एल्फ्रेड। ये सुनने के बाद लॉयड काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और सोचता है लगता है कि वो लोग यहाँ पर मुझे अलार्म करने के लिए नहीं आए हैं, लगता है कि लोगों को नहीं पता कि मैं असल में प्रिंस लॉयड हूँ। जिसके बाद फिर से उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर लॉयड आगे कहता है कि केवल कुछ ही लोगों को पता है कि नेक्रोमेंसरी का इस्तेमाल करे हुए मेरी बॉडी को स्विच किया गया है, और इसकी वजह से मैं अपना मुंह छुपाकर दीवार कूद कर यहाँ पर आ गया और मैंने लोगों को ये दिखाया कि मैं केवल स्क्रॉल के लिए यहाँ पर आया हूँ। पर मेरे पास ऐसी कोई भी जगह नहीं कि शरीर के साथ जहाँ पर मैं जा सकूँ, क्योंकि जो मेरे सर्वेंट्स भी थे अब लगता है कि वो मेरे ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करने वाले। इसलिए मैंने किंग्स ऑर्डर से बोला कि वो मेरी मदद करे, और तब से मैं स्लम्स में अपना को छुपा कर रखे हुए हूँ, और यही मेरी स्टोरी का अंत है। करना कहता है कि सबसे अच्छा यही होगा कि उन कल्टिस्ट को पकड़ा जाए जिन लोगों ने ऐसा कुछ किया है। पर दिक्कत की बात यह है कि जो कल्टिस्ट है उनको ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है अगर वो एक बार छुप जाते हैं। जिसके बाद उन दोनों में काफी ज्यादा लंबी बातें होती है जहाँ पर वो उन्हें बताता है। जिसके बाद उन लोगों की वो पहले ये सब होने की वजह से माइनर को छोड़कर वहां से जा चुके होंगे। लॉयड पूछता है कि किंग्स ऑर्डर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो कहता है कि जब तक हम लोगों को उनके बारे में नहीं पता कि आखिर प्रिंस एल्फ्रेड आखिर यहाँ पर किस तरीके का प्लान बना रहे हैं, हम लोग यहाँ पर केवल समय को ही बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिसकी वजह से जो नेक्रोमेंसर है वो हमारे पीछे आए। ये सुनने के बाद लॉयड कहता है लगता है कि मुझे ऐसा बैठ यहाँ पे एक्ट करने की जरूरत है। पर ये सुनकर करना कहता है पर ये चीज बिल्कुल भी काफी नहीं होगी, क्योंकि जो नाइट थे वो भी तुम्हें पकड़ने के लिए काफी है। ये सुनकर वो थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है कि इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन है। तो करना उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल, मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिसके लिए कोई भी नेक्रोमेंसर रिफ्यूज नहीं कर पाएगा। पर सारा ये सुनकर कंफ्यूज हो जाती है। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है कि जो ऑस्ट्राइक होती है जहाँ पर एल्फ्रेड के जितने भी सपोर्टर्स थे वो वहाँ पर छुपे हुए थे, और हमें वहाँ पर एल्फ्रेड को दिखाते हैं जो कि लॉयड की बॉडी में था, जो कि कहता है कि आखिर वो कहाँ पर छुपकर बैठा हुआ है। अगर उसने अपने सपोर्टर्स को कांटेक्ट कर लिया तो जरूर ये हमारे लिए काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा। और उसके सामने बैठा हुआ आदमी कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने इस चीज की सारी तैयारी करी हुई है, तो कोई भी चीज काफी ज्यादा आगे नहीं बढ़ने वाली। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये भी ऑर्डर ऑफ द ब्लैक गॉड का एक नेक्रोमेंसर है और ये एक बिशप है, और साथ ही जो उसके 2 सपोर्टर्स होते हैं यानी केली और ऑल्ट, वो उससे कहते हैं कि अगर प्रिंस लॉयड यहाँ पे कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो हमें इसके बारे में पता चल जाएगा। ऑल्ट कहता है कि हाँ बिल्कुल, हम लोग पहले से इस चीज की पूरी तैयारी कर रखे हुए हैं, इसलिए ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि वो हमारे खिलाफ कुछ कर सके। जिसके बाद वो लॉयड से कहते हैं कि बस हमें जो प्रिंस एल्फ्रेड की बॉडी है सही समय पर यहाँ पर लेकर आनी है। जिसके बाद बिशप कहता है कि नेक्रोमेंसरी का स्पेल जो कि मैंने कास्ट किया था, सोल चेंजिंग रिंग, उसकी वजह से किसी भी तरीके
तरीके की दिक्कत खड़ी नहीं होगी। इसलिए जब तक कोई भी दिक्कत नहीं होती हमें शांत रहना चाहिए। पर क्या यहाँ पे कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे हम नेक्रोमेंसरी का इस्तेमाल करते हुए एल्फ्रेड की बॉडी को ढूंढ सके? ये सुनकर वो कहता है कि अगर कोई ऐसा तरीका होता तो मैं कब का ऐसा कर चुका होता। बिशप आगे कहता है कि सारी कंडीशन एक दूसरे से मिलना चाहिए, पर यहाँ तक जो कास्टर्स है यानी हम लोगों को भी इसके बारे में नहीं पता कि आखिर अभी क्या हो रहा है। पर एल्फ्रेड उससे कहता है कि हम लोगों के पास केवल एक ही तरीका है जिससे हम उसे ढूंढ सकते हैं कि हमें बाहर जाकर उसके बारे में खोजना होगा। पर तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है जो कि सेबेस्टियन से कहता है कि हम लोगों ने प्रिंस को ढूंढ लिया है। सेबेस्टियन ये सुनने के बाद सरप्राइज होते हुए कहता है कि क्या आखिर वो कहाँ पर है? तो वो उसे बताता है कि वो साउथ की एक स्ट्रीट के अंदर बैठे हुए हैं। ये सुनकर सेबेस्टियन थोड़ा सा परेशान था और वो कहता है और वो सोचता है कि ऐसा तो नहीं कि प्रिंस के सपोर्टर्स उनको मिल चुके हो, कि अभी तक हमारे लोगों ने उनके साथ किसी तरीके कांटेक्ट किया है या फिर नहीं। वो आदमी कहता है देखकर तो ऐसा नहीं लगता। सेबेस्टियन कहता है कि ये काफी अच्छा है, इसलिए जल्दी से क्रिम्सन फ्लेम स्क्वाड को भेजो और जाकर उनको पकड़ो। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है हम समझ गए। और ये देख सेबेस्टियन खुश होते हुए कहता है कि ये काफी अच्छा है कि मैं ये हाइनेस को यहाँ पर लेकर आ गया था। जिसके बाद हमें डलानिस की स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है कि वो हुडी पहनकर वहाँ से निकल रहा था और वहाँ पर कई सारे लोग आ चुके थे जो कि उसी का पीछा कर रहे थे। जैसे जैसे लॉयड आगे बढ़ता जा रहा था वो सभी उसके पीछे आने चालू हो जाते हैं। तो लॉयड उन लोगों से कहता है क्या तुम्हारा मेरे साथ किसी तरीके का बिजनेस है? ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि प्रिंस एल्फ्रेड हम लोग आपको लेने के लिए आए हैं। ये सुनकर वो गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें प्रिंस एल्फ्रेड की तरह दिखता हूँ? ये सुनकर वो लोग सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को तो शक्ल दिख रही थी ना। वो लोग सोचते हैं कि मैंने सुना था कि जो उनका दिमाग है पूरी तरह खराब हो चुका है, इसलिए वो लोग कहते हैं कि हम लोगों को ऑर्डर मिला है कि हमें आपको कैपिटल लेकर जाना है, भले ही आप कितना भी ज्यादा रेजिस्ट कर ले। इसलिए अगर आप योर हाइनेस है तो प्लीज हमारे साथ चलिए। पर तभी अचानक ही जो सहरा होती है वहाँ पर कूद कर आ जाती है और वो कहती है कि प्रिंस क्या तुम ठीक हो? पर वो काफी कंफ्यूज था और वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो? पर तभी सहरा काफी गुस्से में अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहती है कि तुम अगर यहाँ से प्रिंस को ले जाने की कोशिश करना चाहते हो तो आ जाओ और कोशिश कर देख लो। और अचानक ही उसके अंदर से जो ऑरा होता है वो अचानक ही नेक्रोमेंसर की पावर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और उसके अंदर से जितनी भी रेत होती है वो बाहर आ जाते हैं। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान थे और कहते हैं कि आखिर अचानक ये मौसम किस तरीके का हो गया है। और जैसे ही वो सभी रेत को देखते हैं तो वो काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इविल स्पिरिट नेक्रोमेंसर की पावर है। जिसके बाद वो लोग इस चीज से काफी ज्यादा डर जाते हैं और जितनी भी रेत होती है वो सभी लोगों को यहाँ पर मारना चालू कर देती है। सभी लोग ये देखकर हैरान थे और कहते हैं कि नेक्रोमेंसरी ऐसा तो नहीं कि जो प्रिंस है उनके ऊपर नेक्रोमेंसर्स ने कंट्रोल कर लिया है? मुझे नहीं पता, पर अगर आखिर ऐसा है तो आखिर हम लोग इस चीज का सामना कैसे कर सकते हैं? इसलिए वो लोग आओ ना देखते हैं ना ताव देखते हैं, वो जल्दी से वहां से भागना चालू कर देते हैं। पर अचानक ही उन लोगों के सामने और भी कई सारे पोर्टल्स खुलते हैं जो देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज थे और उनके अंदर से ऑक्टोपस के हाथ निकल कर आ जाने चालू कर देते हैं और वो उन सभी इंसानों को यहाँ पे पकड़ लेते हैं और उनको यहाँ पे मार रहे थे। इसकी वजह से वो लोग काफी ज्यादा चिल्ला रहे थे और वहाँ पे पूरे में खून ही खून फैलना चालू हो गया था। और इस तरीके से तबाही देखकर सच में वो लोग काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं और बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सभी लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा डर गए थे और जितने लोग हो सकते थे वहां से भाग गए थे। लॉयड ये देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान था और कहता है कि ये मैजिक सच में काफी ज्यादा हॉरिफाइंग है। फिर हमें 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है कि वो लोग एक ही जगह पर बैठे हुए थे और वो लॉयड को सारी बातें बताते हैं और वो कहता है क्या इसका मतलब नेक्रोमेंसर के लिए ये बैठ रहेगा? इसलिए वो सारी चीजें समझाने के बारे में कहता है। तो कर्नाक उसे बताना चालू करता है कि जो नेक्रोमेंसर्स होते हैं वो बाहर आने से काफी ज्यादा डरते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो अपने आप को रिवील करते हैं, जब कोई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमी से उन लोगों को लड़ना पड़ता है। पर ज्यादातर समय पर जब जैसे सेम कंडीशन होती है वो हमेशा छुप कर रहते हैं और अपने दुश्मन को पीछे से हराने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम लोग एक नेक्रोमेंसर को ही एज अ बैट इस्तेमाल करने वाले हैं। पर ये सुनने के बाद लॉयड बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसके मुंह पर पानी थूक देता है और वो हैरानी के साथ कहता है कि एक नेक्रोमेंसर। और ये सीन देखने में सच में काफी ज्यादा फनी होता है। कर्नाक उससे मुंह पहुंचते हुए कहता है कि वो हम लोगों से यही एक्सपेक्ट करेंगे कि हम लोग ऑर्डर को यहाँ पे बुला नहीं सकते, इसी वजह से अगर हम लोग नेक्रोमेंसर्स है तो हम लोग भी उसकी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो नेक्रोमेंसर्स होते हैं वो एक दूसरे को मार कर उनकी पावर्स को भी चुरा लेते हैं जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। इसलिए इस चीज में कोई भी डाउट नहीं है कि वो जरूर अपीयर होंगे। पर इस सब की वजह से भी जो लॉरेंस होता है वो कहता है पर एक नेक्रोमेंसर के साथ इस तरीके से काम करना वो काफी ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। तो कर्नाक उससे कहता है कि बस वो देखने में ऐसा लगेगा क्योंकि हमारे पास एक नेक्रोमेंसर की काफी ज्यादा बिलोंगिंग चीजें हैं, तो हम लोग मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें धोखा दे सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग इस चीज का इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि उन लोगों को सच में ऐसा लगेगा कि हम लोग नेक्रोमेंसर्स हैं। और साथ ही वो सोचता है कि बिल्कुल मैं से झूठ बोल रहा हूँ। पर अब ये चीज लॉयड को समझ में आ जाती है और वो कहता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा प्लान है। अब मुझे समझ में आ गया है कि किंग्स ऑर्डर को इस तरीके की चीजों की जरूरत क्यों पड़ती है। पर जो सहरा होती है वो थोड़ी सी कंफ्यूज होते हुए पूछती है पर आखिर नेक्रोमेंसर की एक्टिंग यहाँ पर कौन करने वाला है? मैं उम्मीद करती हूँ कि काश मैं ना रहूं। पर वो सभी के सभी उसी को यहाँ पर नेक्रोमेंसर बना देते हैं। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है। कर्नाक लॉयड से पूछता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? तो वो कहती है कि सहरा की वजह से मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। पर साथ ही वो कहता है पर शुरुआत में देखने में सच में ऐसा लग रहा था कि ये नेक्रोमेंसर ही है, पर ये काफी अच्छा है कि मैं ये जानता था कि असल में ये एक मैजिक है। कर्नाक कहता है अच्छा ऐसा है तो ये काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि तुम यहाँ पे एक रियल डील से निपट रहे हो। लॉयड कहता है कि मैंने यहाँ से किसी एक को जाता हुआ देखा था तो कि ये चीज काफी होगी। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, जो यहाँ से भाग गया है वो इसके बारे में
रिपोर्ट जाकर जरूर करेगा। और बस अब हमें तब तक का वेट करना है कि जो नेक्रोमेंसर्स हमारी बेट लेकर यहाँ पर नहीं आ जाते। जिसके बाद फिर से एल्फ्रेड के हार्ट आउट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो नाइट सेबेस्टियन को बताता है कि क्रिम्सन फ्लेम स्क्वाड के जो मेंबर्स थे उन लोगों ने अपनी आंखों से ये चीज विटनेस करी है। ये सुनकर सेबेस्टियन कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकता कि यहाँ पर जो प्रिंस लॉयड है वो खुद भी नेक्रोमेंसर्स के साथ काम कर रहे हैं। ये सुनकर वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, लगता है कि वो आंख के बदले आंख चाहते हैं। पर तभी बिशप वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, ये तुम्हारी स्पेशलिटी है, हम लोग उससे बदला जरूर ले लेंगे। और पता चलता है कि असल वो तीनों ही नेक्रोमेंसर्स हैं, इसलिए वो तीनों मैदान में उतरने के बारे में कहते हैं। सेबेस्टियन सोचता है कि जो ये बिशप है उसकी स्किल सच में काफी ट्रस्टवर्दी है, इसलिए वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं सारी चीजें तुम पर छोड़ता हूँ। बिशप अपने दोनों साथियों को लेकर वहाँ से जाते हुए कहता है कि ठीक है, मैं इस चीज को तुम्हारे लिए श्योर जरूर कर दूंगा। पर उस बिशप के चेहरे पर एक काफी इविल सी स्माइल होती है, क्योंकि वो ये सोचता है कि जिन नेक्रोमेंसर्स ने क्रिम्सन फ्लेम स्क्वाड को यहाँ पे इतनी ज्यादा आसानी से हरा दिया वो कोई नॉर्मल नेक्रोमेंसर्स नहीं हो सकते। एक बार उनको हरा कर जो उनकी पावर्स होंगी वो मेरी होंगी। जिसके बाद वो तीनों उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर थोड़ी देर पहले वो लड़ाई हुई थी। बिशप अपने दोनों साथियों को वो प्लान बता देता है और कहता है कि अगर वो लोग भी नेक्रोमेंसर्स हैं तो वो जरूर हमारी पावर्स के ऊपर भी एम करने की कोशिश करेंगे, और तुम दोनों यहाँ पर नेक्रोमेंसर्स के लिए बेट बनकर रहोगे और मैं पीछे छुप कर उनके ऊपर अटैक करूंगा। और अगर हम लोग इस चीज में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो तुम दोनों को भी आधी आधी पावर्स मिलेंगी। ये सुनकर वो दोनों किसी रिएक्शन के बिना ही उसे कहते कि ठीक है। साथ ही वो सोचते हैं कि सच में ये हमें यहाँ पर बेट की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। जिसके बाद वो लोग इस मिशन को चालू करते हैं। फिर केली टेसरिंका का नाम लेकर वहाँ पर जो सोल्स होती है उनको समन करना चालू करता है, और वहाँ पर सोल ऑफ वॉरियर्स समन होना चालू हो जाते हैं जिनके पास तलवारें थी और वो आर्मर से पूरे से पैक थे। वो लोगों से कहता है कि अपने मास्टर के एनिमीज को ढूंढो और जल्दी से उन लोगों को जाकर खत्म कर दो। जिसके बाद जितने भी घोस्ट नाइट होते हैं वो आसपास घूमना चालू कर देते हैं। और दूसरी तरफ हमें कर्नाग दिखता है जो कि ये सब देख रहा था, और वो कहता है कि जैसा मुझे लगा था उन लोगों ने नेक्रोमेंसर्स को यहाँ पर भेजा है। मेरा सर्विलियंस मैजिक इस चीज को काफी अच्छी तरीके से ट्रैक कर सकता है। लॉर्ड ये देख कर हैरान था और वो कहता है कि वो सारे के सारे गोस्ट हम लोगों को ही ढूंढ रहे हैं। तो बोरस उसे बताता है कि उन लोगों ने जल्दी से जल्दी हम लोगों को ढूंढने की कोशिश की है। जिसके बाद कर्नाग उन दोनों से कहता है तो चलो हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। ये सुनकर वो कहते हैं कि ठीक है, और साथ ही वो लोग लॉयड से कहते हैं कि आप हमारे यहीं पर वेट करिएगा, जैसे टाइम हो जाएगा तो हम लोग आपको लेने के लिए आ जाएंगे। ये सुनकर लॉयड कहता है कि ठीक है, मुझे इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है। कर्नाग कहता है कि ये काफी ज्यादा बुरा होगा कि अगर उन लोगों ने आपके ऊपर पीछे से हमला किया, पर हमारे उनके साथ कई सारे क्वेश्चंस है, इसलिए जैसे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हम लोग वापस जरूर आ जाएंगे। ये सुनकर वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर सारी चीजें तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। पर साथ ही वो थोड़ा सा झिझकते हुए उन लोगों से पूछता है, पर आखिर तुम ऐसी चीजें अपने साथ लेकर क्यों जा रहे हो, क्योंकि बोरस के पास एक झाड़ू होती है और सेरा के पास एक तवा। कर्नाग कहता है कि भले ये देखने में काफी ज्यादा बेवकूफिया सा है, पर ये चीज उन कल्ट के लोगों के खिलाफ काफी ज्यादा काम की है। जिसके बाद सीन फिर से उन दोनों के ऊपर ही आ जाता है जहाँ पर वो सोल्स आसपास घूम रही थी और पूरे में उन चारों को ढूंढ रही थी। वो कहीं दीवारों से आर पार निकलती है, जो देखकर बाकी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसकी वजह से क्योंकि जो सोल्स पूरे में घूम रही थी, आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और पूरे में भड़कम होना चालू हो जाती है, क्योंकि सभी लोग घोस्ट को देखकर बहुत ज्यादा डर रहे थे। और हम एक छत के ऊपर बोरिस और सेरा को दिखाते हैं जो कि छुपकर बैठे हुए थे, और सेरा को ये देखकर उसके ऊपर काफी गुस्सा आता है और उसको गाली देते हुए कहते हैं कि वो कमीने यहाँ पर इनोसेंट लोगों को भी यहाँ पर परेशान कर रहे हैं। पर बोरिस कहता है पर ऐसा तो नहीं है कि वो लोग वहाँ पर उनको किसी तरीके का नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये तो काफी ज्यादा अच्छा ही है। सेरा कहती है मेरा मतलब क्या उनको ऐसा करना चाहिए। तो बोरिस उससे कहता है कि जितनी ज्यादा लाशें होंगी उतनी ज्यादा सर्वेंट होंगे, क्या तुम्हें समझ में आ गया। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है और वो कहती है कि मैं तो ये भूल ही गई थी कि यहाँ पर जितने भी सारे हैं वो सभी नेक्रोमेंसर्स हैं। पर बोरिस सिर खुजाते हुए कहता है कि नहीं, असल में ऐसा नहीं है। पर अचानक ही जो सेरा होती है उसके पीछे से एक घोस्ट को आता हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और जोर से चिल्ला पड़ती है। इस सब के बारे में केली को पता चल जाता है और वो सरप्राइज होते हुए कहता है कि क्लोज्ड सोल यहाँ पर खत्म हो चुकी है, आखिर पर वो कहाँ पर है। पर अचानक ही उन दोनों को सेरा और बोरिस दोनों एक जगह पर दिख जाते हैं। ये देखकर वो कहते हैं कि पावर ऑफ डार्कनेस, जल्दी से जाकर उन लोगों का पीछा करो। और जितने भी उसके मिनियंस होते हैं वो सभी उस तरफ जाना चालू कर देते हैं। और ये देख ऑल्ट केली से कहता है कि चलो हमें भी वहाँ पर चलना चाहिए। जिसके बाद वो लोग जैसे ही वहाँ पर पहुंच जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि वो लोग यहाँ पर झाड़ू और तवे से लड़ रहे थे। ये देखकर वो भी सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि सच में ये लोग वही हैं। पर वो लोग भी ये देखकर काफी कंफ्यूज थे और सोचते हैं कि आखिर असल में यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बोरिस होता है वही झाड़ू का इस्तेमाल कर रहा था और जो एलिसा होती है वो तवे का। पर फिर भी वो दोनों ही अपनी तलवारों के साथ काफी अच्छी तरीके से जितने भी घोस्ट होते हैं उन सभी का सामना किए जा रहे थे। केली कहता है कि आखिर वो इस तरीके की चीज अपने साथ क्यों रखे हुए हैं, और अभी तक उन दोनों के दिमाग में ये चीज बिल्कुल भी नहीं बैठी थी। इसी की वजह से वो दोनों काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। और ऑयल कहता है जरूर ये कोई ऐसी चीज होगी जो कि नेक्रोमेंसरी को यहाँ दूर भगाती है। अब जैसे ही वो दोनों यहाँ पर आ गए थे तो बोरिस एलिसा से कहता है कि अब हमें लगता है कि हमारे प्लान को आगे बढ़ाना चाहिए। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है। इसलिए वो दोनों ही जल्दी से अपनी झाड़ू और तवे को पीछे की तरफ फेंक देते हैं और तलवार निकालते हुए कहते हैं ये लोग वही हैं जो कि यहाँ पर कुछ कर रहे हैं, और जल्दी से अपनी तलवार निकाल कर उनके ऊपर नेक्रोमेंसरी का इस्तेमाल करते हैं और घोस्ट को यहाँ पर काट देते हैं। ये देख कर जो केलन होता है वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है लगता है कि सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर खत्म करना होगा। जिसके बाद केलन अपने दूसरे नेक्रोमेंसर
नेक्रोमेंसर स्पेल का इस्तेमाल करता है और कहता है कि सबसे पहले हमें इनका यहाँ पर खात्मा करना होगा, और वो यहाँ पर हैंड ऑफ क्योस का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर पूरे खून खून जैसा फैल गया था और सभी के अंदर से हाथ निकलना चालू हो जाते हैं, जो कि देखने में सच में काफी ज्यादा क्रीपी थी और काफी ज्यादा डरावने से है। पर बोरिस ये देखकर कहता है कि सच में ये तो काफी ज्यादा स्किल्ड है। जिसके बाद जैसे एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता है, ये देखकर वो सोचता है, ये देखकर वो कहता है कि चीज को काफी लंबा समय हो गया है कि मैंने एक नेक्रोमेंसर की फील्ड देखी हो, तो चलो आगे बढ़ना चालू करते हैं। जिसके बाद फिर से अपने हाथ में झाड़ू लेकर वो वहाँ पर डांस करना चालू कर देता है और फिर वो इधर कूदता है और फिर उधर कूदता है और अच्छे अच्छे पोज देता है और घूमते हुए आगे बढ़ता जाता है। ये देखकर वो लोग सरप्राइज थे और कहते हैं कि ये चीज तो काफी ज्यादा अनोइंग है जिस तरीके से वो घूम रहा है, और यहाँ तक वो जितने भी अटैक्स उन सभी को भी डॉज कर रहा है। और दूसरी तरफ वो सहरा को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो उन सभी के जितने भी हाथ होते हैं उन सभी को काटते हुए उन सब के ऊपर जंप करती है, और वो बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी और वो जितने भी हाथ उसके सामने आते हैं उन सभी को कुचलते हुए और तोड़ते हुए आगे बढ़ती है। ये देखकर वो लोग डरते हुए कहते हैं क्या ये वूमन इतनी ज्यादा टफ क्यों है। जिसके बाद बोरिस सहरा से कहता है तो चलो इसको करते हैं, तो वो कहती है कि हाँ चलो इसको करते हैं। ये देखकर वो दोनों नेक्रोमेंसर्स काफी कंफ्यूज थे और वो सोचते क्या ये इस बार क्या करने वाले हैं। पर तभी बोरिस और सहरा दोनों ही अपनी तलवारों को जमीन में धसाते हैं, जिसकी वजह से एक इंटेंस प्रेशर निकलना चालू होता है, जिससे वहाँ पर ऐसा लगता है कि वेव्स आ चुकी है और इसकी वजह से जो स्वैम्प होती है वो भी यहाँ पर गायब हो जाती है। और ये देखकर वो नेक्रोमेंसर्स यानी केली और ऑल्ट वो दोनों सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि हमारी नेक्रोमेटिक फील्ड इन लोगों की नेक्रोमेटिक वेव की वजह से यहाँ पर गायब हो चुकी है। जिसके बाद उनके जो स्पेशल हथियार होते हैं वो फिर से उनके हाथों में आ जाते हैं और बोरिस कहता है कि तुम हमारे ऐसी बेकार सी ट्रिक्स के साथ सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और केली सरप्राइज होते हुए सोचता है कि आखिर उन्होंने अभी अभी यहाँ पर किस तरीके की स्पेल को कास्ट किया था। पर अब ऑल्ट उससे कहता है कि अब सारी चीजें तुम मुझ पर छोड़ दो, और वो हेल ऑफ पावर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जो उसकी बॉडी होती है वो ट्रांसफॉर्म होना चालू हो जाती है और वो यहाँ पे एक मॉन्स्टर के अंदर कन्वर्ट हो गया था। यानी मुझे ये कहना चाहिए कि ये भी एक रेड हल्क बन चुका है, पर हाँ इसके दो सींग है। और अब वो जैसे यहाँ पर रोर करता है तो वो देखने में पहले वाले से भी काफी ज्यादा खतरनाक लगता है, जिसको हम लोगों ने इससे पहले भी देखा था। और अब ये एक रेड हल्क बन चुका है, वो भी दो सींगों के साथ। ये देखना काफी ज्यादा फनी है। ये देखकर वो दोनों कहते हैं कि ये तो एक डिमोनिफिकेशन है। पर बोरिस उससे कहता है कि सहरा ये सारी चीजें मैं तुम पर छोड़ता हूँ। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है और आगे बढ़ना चालू कर देती है और साथ ही उसके साथ तवे और तलवार के साथ लड़ने लगती है। ये देखकर मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ क्योंकि उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा इंटेंस बैटल होने लगी थी। ऑल्ट कहता है कि तुम मेरे अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर सकती हो, इसका मतलब तुम्हारी स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, पर फिर भी जो मेरा डेमोनिक फॉर्म है उससे तुम्हारा किसी भी तरीके का मैच नहीं है। सहरा कहती है कि सच में तुम्हारा कोई भी मैच नहीं कर सकता, तुमने तो अपने आप को इतना ज्यादा घटिया से शेप के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। ये सुनने के बाद हमारे रेड हल्क को, जिसकी दो सींग है, वो गुस्से में आ जाता है और उसकी आंखें चमकना चालू कर देती हैं। वो गुस्से में कहता है कि कमीनी कहीं की, मैं जल्दी ही सारी चीजें खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो अपने मुंह में काफी ज्यादा बड़ी बीम को इकट्ठा करता है और उसके ऊपर एक बीम को छोड़ देता है, जो देखने में सच में ऐसा लगता है कि जैसे उसने अपने मुंह से उल्टी कर दी हो। पर सहरा ये देखकर जो अपना तबाह होती है उसे फिर से आसमान में पहुंचा देती है, जिसके बाद अपनी तलवार की केवल एक स्ट्राइक से जो पावर होती है उसे बीच में से काट देती है। ये देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं और जो ऑल्ट होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। केली कहता है कि जब भी वो अपने वेपन्स को स्वैम्प करते हैं वो हमारे सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेते हैं, पर आखिर वो यहाँ पर इस्तेमाल क्या कर रहे हैं। और हमें दूर से दिखाया जाता है कि बिल्कुल ये सभी काम करनाक का है, और वो कहता है कि बिल्कुल उन्हें इस चीज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है और बिल्कुल मेरे लिए तो ये कुछ भी नहीं है। और उसके चेहरे पर सच में जो इविल से स्माइल होती है वो देखने में काफी ज्यादा फनी लगती है। जिसके बाद वो हमें आगे बताता है कि असल में जो ये तवा और झाड़ू है वो यहाँ पर पावर ऑफ द डार्कनेस को छुपाने के लिए एक डिस्ट्रैक्शन के तौर पर है, पर अभी उन्हें भले ही मेरी स्टोरी के ऊपर यकीन है, पर जल्दी वो लोग इसके बारे में पता लगा ही लेंगे। और जैसा कर्नाक सोचता है बिल्कुल वैसा ही होता है। केली थोड़ी देर में ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि काफी ज्यादा अजीब है, आखिर असल में यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो ये नेक्रोमेंसर्स है वो तो यहाँ पर है, जो डेड एनर्जी पर वो कहीं और से आ रही है। अगर जरा उस डेड एनर्जी को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि वो वहाँ से आ रही है। और वो कर्नाक को एक दूसरी जगह पर देख लेता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और कहता है कि ये तो बस एक मिक्स डायरेक्शन है, ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ खेल रहे थे। इसलिए वॉल्ट से कहता है कि इन बेवकूफों के ऊपर अपना समय बर्बाद करना बंद करो, ये किसी और के लिए बस यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन के तौर पर है। ये सुनकर ऑल्ट काफी सरप्राइज होता है और वो कहता है कि असल में जो रियल नेक्रोमेंसर है वो वहाँ पर रूफ टॉप के ऊपर है। ये सुनने के बाद बोरिस और सहरा दोनों थोड़े सरप्राइज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि उन लोगों ने इसके बारे में पता लगा लिया है, और अब ये देखने के बाद उन लोगों को यहाँ पर रियल फाइट करना चालू करना पड़ा था, इसलिए अब वो दोनों ही आगे बढ़ना चालू कर देते हैं। ये देखकर वो कहता है कि तुम बेवकूफ हो, हम लोगों ने पहले तुम्हारे स्पेल के बारे में पता लगा लिया है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लग रहा था कि हम तुम्हारे जाल में फंसने वाले हैं? बस अब हमें बस यही करना है कि जो रियल नेक्रोमेंसर है उसे हराना है। और ये कहकर वो फिर से उनके ऊपर जो बीम होती है अपने मुंह से छोड़ देता है और ये बीम सीधे कर्नाक की तरफ जाती है, और जिसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और जो बैरियर होता है वो तबाह हो जाता है। और ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि ये हमारे लिए तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था। पर कर्नाक उनसे काफी भारी आवाज में कहता है कि बेवकूफ हो, क्या तुम्हें इसके बारे में पता चल चुका है? क्या तुम इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश हो रहे हो? पर तुम इस तरीके से दुख देने में मुझे काफी बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरी तरह से ठीक हूँ। और इसके अलावा भले ही उनके जो वेपन्स है वो काफी ज्यादा आम है, पर आखिर तुमसे ऐसा किसने कहा कि वो दर्द नहीं करेंगे? और ये कहते हैं जो पीछे से वो दोनों आते हैं वो उसके ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी बड़ा धमाका
धमाका होता है और जैसा हमने सोचा था वो दोनों को यहाँ पर पकड़ लेते हैं। अब वो दोनों बेहोश थे, इसलिए बोरस उन दोनों की गालों पर 2000 चपाटे लगाता है और उनसे कहता है कि जल्दी से उठ जाओ। इसकी वजह से वो लोग काफी गुस्से में उठ जाते हैं और उनके गाल लाल हो चुके थे। और केली कर्ना को देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है कि ये सच में उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है जिसका सामना हम लोगों ने किया था। मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक रियल नेक्रोमेंसर है। और कर्ना को उन लोगों से कहता तो चलो ठीक है, क्यों ना हम लोग एक काफी ज्यादा अच्छी चिट चैट करना चालू करें। और साथ ही वो सोचता है कि मैं पहले ये कह सकता हूँ कि तुम दोनों यहाँ पे इस चीज को हैंडल नहीं कर सकते। और वो सोचते हैं कि हम लोग पहले ये कह सकते हैं कि हम लोग इस चीज को हैंडल नहीं कर सकते और हम लोग इस चीज को भी अलाउ नहीं कर सकते कि कोई और हम लोगों को इसी तरीके से ऑर्डर दे और हमारे ऊपर किसी तरीके का कंट्रोल ले। इसलिए वो टेसरिंका का नाम लेकर सारी चीजों के लिए रिफ्यूज करते हैं और अपनी जान खुद ही ले लेते हैं। इसकी वजह से दोनों के जो दिल होते हैं वो वहाँ पर फट जाते हैं और उनके मुंह से खून निकलता है और उनके जो प्राण होते हैं वो पखेड़ू हो जाते हैं। ये देखकर सहरा कहते हैं कि दोनों ने अपने खुद की ही जान ले ली। कर्ना ये देखकर कहता है कि ये चीज तो कितनी ज्यादा पॉइंटलेस निकली। ये लोग भूल चुके थे कि मैं एक नेक्रोमेंसर हूँ। जिसके बाद जो कर्नाक होता है उन दोनों की सोच को उनके शरीर से बाहर निकालता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। और वो कहते हैं कि रुको रुको रुको। और कर्नाक उन दोनों को अपने पास स्टोर करते हुए कहता है कि हम लोग एक कागज शांति जी के पर जाने के बाद उन लोगों से बात करेंगे। बोरस कहता है पर आखिर उनकी बॉडी का क्या, अभी तक उनके अंदर नेक्रोमेंसर्स की पावर है तो हम लोग उनको भी रख लेते हैं जस्ट इन केस बाद में उनसे वो एनर्जी ले सकते हैं। और वो आगे कहता है कि प्रिंस लॉयड ने बताया था कि वहाँ पर 3 फॉलोवर्स थे। इसका मतलब ये है कि अभी एक और नेक्रोमेंसर है जो कि यहाँ पर छुपा हुआ है, इसलिए हम लोगों को उसे भी बाहर निकालना होगा। पर सहरा कहती है अगर ऐसा था तो आखिरी ने अभी तक किसी भी तरीके का मूव यहाँ पर क्यों नहीं लिया है। कर्ना कहता है कि मैं भी तो यही सोच रहा हूँ, क्योंकि असल में जो बिशप होता है वो इसकी वजह से बहुत ज्यादा डर गया था। और वो कहता है कि मेरे पास यहाँ से निकलने का बिल्कुल भी समय नहीं है। मुझे ऐसा लगा नहीं था कि वो दोनों इतनी ज्यादा आसानी से यहाँ पर हार जाएंगे। पर वो उन लोगों को वहाँ से जाता हुआ देखकर कहता है कि आखिर अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता कि आखिर वो जो एक है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर मैं उनको यहाँ से इस तरीके से जाने नहीं दे सकता। मुझे लगता है कि मुझे उनका पीछा करना चाहिए, जिसके बाद ही मैं उन तीनों की पावर्स ले सकता हूँ। जिसके बाद वो लोग स्लम में एक अबेंडेंट से हॉल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर कर्नाक उन लोगों की सोल्स को पोजेस कर लेता है और उन लोगों से कहता है तो चलो अब हम लोग यहाँ पर बात करना चालू करते हैं। तो वो दोनों अपने बारे में बताना चालू करते हैं और वो कहते हैं कि हम लोग बिशप के अंडरलिंग्स हैं और वो यहाँ पर जितनी बिशप के बारे में बातें होती हैं वो सारी की सारी बता देते हैं। ये सुनकर कर्नाक उससे कहता है कि आखिर बिशप आखिर ये कौन है। तो वो लोग बताते हैं कि वो भी एक नेक्रोमेंसर है और इसके अलावा एक 5th सर्कल मेज भी है और उसे ये सारे ऑर्डर्स हाई अप से मिले हैं जब हम लोगों को यहाँ पे मिशन के लिए भेजा गया था। कर्नाक ये सुनकर सरप्राइज था और वो कहता है कि एक मेज और एक नेक्रोमेंसर, इसका मतलब वो वही होगा जो कि वहाँ पे छुपा हुआ था। जिसके बाद कर्नाक उन लोगों से आगे कहता है कि सब के बारे में छोड़ो, पर मुझे ये बताओ कि आखिर तुम लोगों ने बैरियर के अंदर किस तरीके से छेद किया था जिसके बाद तुम लोगों ने प्रिंस की बॉडीज को स्वयं कर दिया। वो बताते हैं कि हम लोगों को होली बैरियर के अंदर किसी भी तरीके की छेद करने की जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि असल में जिस कर्ज का टारगेट था वो प्रिंस लॉयल नहीं असल में एल्फ्रेड थे। पर वो लोग इस सुनकर सरप्राइज थे और वो कहते हैं कि आखिर प्रिंस एल्फ्रेड अपने ऊपर इस तरीके का कर्ज खुद लेने के बारे में कैसे सोच सकते हैं, आखिर उनका प्लान क्या है। पर वो आगे बताते हैं कि अगर यहाँ पर जो बॉडीज है वो एक दूसरे सक्सेसफुली स्विच हो जाती है तो जो हमारा प्लान है उसे हम काफी ज्यादा आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं और इसके लिए हमें जो प्रिंस लॉयड है उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कर्नाक कहता है कि भले ही अगर ऐसा कुछ भी हो पर फिर भी टारगेट इस चीज के लिए अगर एग्री नहीं करता तो आखिर तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वो लोग उसे बताते हैं कि असल में हम लोगों ने मैजिकल मिरर का इस्तेमाल किया था जिससे हमने प्रिंस लॉयड के अपीयरेंस को देख लिया था और ये बिल्कुल ऐसा था कि जैसे कि कोई कर्ज की प्रैक्टिस कर रहा हो। वो कहता है इसका मतलब तुम लोगों ने नेक्रोमेंसरी का इस्तेमाल कर जो मैजिक स्पेल के अंदर इश्यू था उसे पूरी तरह सॉल्व कर दिया और यहाँ पर एक इम्पॉसिबल से कर्ज को परफॉर्म किया। पर इस सब के बाद भी प्रिंस एल्फ्रेड को प्रिंस लॉयड की बॉडी के साथ स्विच करने की क्या जरूरत थी, कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि इस तरह की कमजोर बॉडी से कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो वो लोग इसके बारे में बताने वाले होते हैं पर अचानक ही उनकी जो पीछे की दीवार होती है उसके पे काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और जो बिशप होता है वो वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि अब सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, अब तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ पर सरेंडर कर दो। पर कर्नाक उससे कहता है कि आखिर तुम वहाँ पर कैसे बात कर रहे हो। बिशप जैसे ये सुनता है तो साइड में देखता है तो वो तीनों असल में साइड में खड़े हुए थे और वो उनसे कहता है कि तुमने इसको डॉज करना मैनेज कर लिया, पर यहाँ पर मैंने तो एक नेक्रोमेंसरी का कर्ज कास्ट किया था उसके बाद भी। तो कर्नाक उसे बताता है कि जो मेरे सेंसेस है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। पर ये देख कर बिशप सोचता है लगता है कि चीजें इतनी ज्यादा जल्दी खत्म नहीं होने वाली, मुझे और भी ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अब वो बिशप यहाँ पर शेडोज ऑफ द कोल्ड को बुलाता है जिसकी वजह से वहाँ पर जितना भी ऑरा होता है वो पूरा पूरा धीरे धीरे कर आइस के अंदर कन्वर्ट होना चालू हो जाता है और वहाँ पर धीरे धीरे कर बर्फ जमना चालू हो गई थी और देखते ही देखते वहाँ पर पूरे में बर्फ ही बर्फ जमना चालू हो जाती है और वहाँ पर पूरे में पॉइंटी से जो स्पाइंस टाइप के होते हैं वो वहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं और उसके अंदर से आइसी वुल्फ्स निकलते हैं जो कि बेयर वुल्फ्स की तरह लग रहे थे पर पूरी तरह से बर्फ से बने हुए। सहरा ये देखकर समझ चुकी थी कि जो यहाँ का स्पेस है वो पूरी तरह से बदल चुका है और वो कहती है कि ये बिल्कुल सेम सिचुएशन है जब हम लोगों सेटअप का सामना किया था। और बोरस कहता है लगता है कि जो उनका स्टेटस है वो भी बिल्कुल एक जैसा है और ये बिल्कुल एक जैसी है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। देखकर लगता है कि जैसे कि दोनों माना और नेक्रोमेंसर की पावर एक दूसरे को एक साथ इस्तेमाल किया गया है। पर कर्नाक चुटकी बजाते हुए उन लोगों से कहता है कि भले ही ये पिछली बार की तरह ही क्यों ना हो पर ये तो ज्यादा खतरनाक नहीं है, नहीं बल्कि तो ये उससे भी काफी ज्यादा आसान होगा जिसके अंदर हमें काफी ज्यादा कम समय
समय लगने वाला है। बस हम लोगों को यहाँ पर हमारा बैरियर इसके ऊपर अपीयर करना है, जैसा कि हम लोगों ने सेटरफ के साथ किया था। और जैसे ही करना ऐसा करना चालू करता है तो वहाँ का जितना भी स्पेस होता है वो धीरे धीरे कर बदलना चालू हो जाता है और पूरी पूरी बर्फ पिघलने लगी थी। ये देखने के बाद वो विश्व भी काफी सरप्राइज होता है और वो आसपास अपने जो वेयरवुल्व्स होते हैं उनको देखता है कि जितने वेयरवुल्व्स उसने बनाए थे वो सभी के सब यहाँ पर पानी पानी हो गए थे। और वो विश्व ये देख कर हैरानी के साथ कहता है कि जो मैंने नेक्रोमेंसरी के इस्तेमाल कर एक बैरियर बनाया था वो यहाँ से पूरी तरह गायब हो चुका है। इसका मतलब तुम्हें मेरे इस कर्ज के बारे में पता था कि आखिर इसको किस तरीके से गायब किया जा सकता है। साथ ही वो सोचता है कि मैंने बिल्कुल भी इसके बारे में एक्सपेक्ट नहीं किया था और इसकी वजह से मैंने अपना गार्ड डाउन भी कर दिया था। पर फिर भी ये उन पावर्स का एंड नहीं है जो कि मुझे लॉर्ड टेसरिंका ने दिए हैं। जिसके बाद वो वहाँ पर कास्टिंग करते हुए स्पिरिट्स यानी रेत को बुलाना चालू करता है। जिसके बाद वहाँ पर ब्लू लाइट में चमकती हुई कई सारे रेत आ जाती हैं जो कि कई सारे घोस्ट थे। देखते ही देखते वहाँ पर संख्या काफी ज्यादा हो जाती है। बोरस कहता है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार देखा था और देखकर लगता है कि वो यहाँ पर संख्या बढ़ाकर इस चीज का एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या हमें फिर से पिछली बार की तरह यहाँ से भाग जाना चाहिए? पर करना खसते हुए कहता है कि भाग जाना, पर क्यों? हम लोगों को बस इसको हराने के लिए इतना ही तो करना है। क्यों, मैंने सही कहा ना? और ये कहकर जो मैजिक बुलेट्स होती है उनको वापस समन करना चालू करता है और कहता है तो चलो अब इस चीज को शुरू करते हैं। और जैसे वो रेत के ऊपर अपने बुलेट्स को शूट करता है वो सभी यहाँ फटाकों की तरफ फटते चले जाते हैं और एक एक कर वहाँ पर जितने भी रेत होते हैं वो सभी खत्म हो गए थे। और करना ये देखकर कहता है कि ये बिल्कुल भी पहली बार की तरह नहीं है जैसा कि वहाँ पर हुआ था। और बिशप ये देख और ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। इस तरीके की मैजिक बुलेट्स केवल एक फिक्स सर्कल में ही कर सकता है जो कि काफी डिस्ट्रक्टिव पावर को इस्तेमाल करता हो। पर आखिर एक नेक्रोमेंसर इस तरीके की चीजों को इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोई तभी ऐसा कर सकता है अगर उसे टेसरिंका ने यहाँ पे ब्लेस्ड किया हो। जिसके बाद करना सहरा से कहता है कि अब यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है कि तुम्हें नेक्रोमेंसर की तरह एक्टिंग करने की जरूरत है। ये सुनकर वो कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा और वो अपने ऑरा को बाहर निकाल लेती है और उन सभी सोल्स के ऊपर हमला करना चालू कर देती है। बिशप ये देख और ज्यादा सरप्राइज था और कहता है कि इसके अलावा यहाँ पर एक ऑरा यूजर भी है। जिसके बाद कर्नाक भी रेत को वहाँ पर समन कर लेता है और उन लोगों से कहता है कि अपने मास्टर के कमांड को फॉलो करो और अपने दुश्मन को तबाह कर दो। जिसके बाद यहाँ पे काफी ज्यादा इंटेंस बैटल दिखाई जाती है कि यहाँ पर रेत ही रेत एक दूसरे से लड़ रहे हैं, यानी स्पिरिट से स्पिरिट के अंदर लड़ाई हो रही है और वो सब एक दूसरे की तरह ही थी जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ कॉमनली लड़ाई लड़ पा रहे थे। बिशप कहता है एक ऐसा इंसान जो कि टेसरिंका को वर्शिप नहीं करता तो आखिर वो मैजिक और नेक्रोमेंसरी दोनों को एक साथ इस्तेमाल कैसे कर सकता है। और ये सब देखने के बाद उसका खून बहुत ज्यादा खोल रहा था और वो काफी ज्यादा गुस्से के साथ कहता है कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि यहाँ पर किसी और तरीके की ट्रिक को इस्तेमाल किया गया है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम फिर से मुझे बेवकूफ बना सकते हो? और ये कहकर वो अपनी दोनों पावर्स को बाहर निकाल लेता है और उन दोनों को एक दूसरे के साथ कंबाइन करना चालू कर देता है। और दूसरी तरफ हमें बोरस को दिखाते हैं जो कि उन सोल से लड़ने में लगा हुआ था। सहरा ये देखकर कहती है कि वाह, मैं भी बिल्कुल इसी तरीके से मूव करना चाहता हूँ। तो ये देखकर बोरस से कहता है कि ये मेरी लाइन है क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह इस तरीके की ऑरा को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। पर तभी उन लोगों को बिशप की आवाज आती है जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि बेवकूफ धोखेबाज हो, इस तरीके से हरकतें करना बंद करो। और हमें उसके अंदर से जो निकलने वाली पावर होती है वो सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक दिख रही थी। और वो गुस्से में कहता है कि मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि आखिर ट्रू गॉड की जो पावर होती है वो किस तरीके की होती है। और करना कहता है कि मैं नेक्रोमेंसरी और मैजिक दोनों को सेंस कर पा रहा हूँ, ये चीज काफी ज्यादा बुरी है। जिसके बाद बिशप अर्थ सोल को यहाँ पर समन करता है और वहाँ पर गोलम आ जाता है। करना ये देखकर कहता है कि गोलम, मुझे लगा था कि ये इससे भी कुछ ज्यादा अच्छा हो सकता है। पर बोरस कहता है कि पर फिर भी इस चीज को अवॉइड करना काफी ज्यादा अनोइंग होने वाला है। तो सर अपने आप को वॉलंटियर करते हुए कहती है कि मैं जाकर इसको हरा दूं क्योंकि गोलम मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है, जाओ जाओ, तुम्हें जो करना वो जाकर करो। पर अचानक जो बिशप होता है वो फिर से यहाँ पर अपनी पावर को इस्तेमाल करता है और वहाँ पर एक आर्मर आ जाता है, यानी एक आर्मर गोलम आ जाता है। सर ये देखकर सरप्राइज होते हुए कहती है कि ये तो काफी ज्यादा अनोइंग है क्योंकि इसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है और ये काफी अच्छे तरीके से में शिप को भी इस्तेमाल कर सकता है। पर कर्नाक उससे कहता है कि चिंता मत करो, मुझे इसकी वीकनेस के बारे में पता है। पर तभी जो बिशप होता है उसके ऊपर अपनी नेक्रोमेंसरी को इस्तेमाल करना चालू करता है जिसकी वजह से जो आर्मर होता है वो पूरी तरह खुल चुका था। जिसके बाद वो जो गोलम होता है उसके ऊपर चढ़ना चालू हो जाता है। ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो चुके हैं। सबसे पहले उसके कंधे पर जाकर सेट होता है, जिसके बाद उसके पैरों पर, और बिल्कुल वैसे जैसे कि पावर रेंजर्स एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं यहाँ पर एक ही मेगाजॉर्ड बनता जा रहा है। और बिशप डायलॉग बोलते हुए कहता तो चलो ठीक है, अब हम लोग इस चीज को खत्म करते हैं। गोलम नाइट, जाकर इन लोगों को एक अच्छा सबक सिखाओ। और अब वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होकर एक काफी ज्यादा पावरफुल मेगाजॉर्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया था, यानी उस आर्मर गोलम के अंदर एक और गोलम। कर्नाक भी ये देखकर सरप्राइज था और कहता है कि उसने अपनी मैजिक को नेक्रोमेंसरी के साथ फ्यूज कर लिया है। एक काफी ज्यादा पावरफुल गोलम जो कि यहाँ पर डेड आर्मर को इस्तेमाल कर सकता है, यानी इसको हराना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला। और बिशप उन लोगों से कहता है तो अब देखो एक ट्रू गॉड की पावर आखिर किस तरीके की होती है। और वो इशारा करता है तो जो गोलम होता है वो अपनी बड़ी सी तलवार घुमाकर उनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे वो एक स्ट्राइक लगाता है तो जो उसकी वेव होती है वो तेजी से उन तीनों की तरफ ही बढ़ रही थी। पर ये देखकर जल्दी से जो सहरा होती है वो जंप करते हुए उस अटैक के सामने आ जाती है और अपने ऑरा का इस्तेमाल करते हुए उसे यहाँ पर रोकने की कोशिश करने लग जाती है। पर उसे भी इस चीज में काफी मुश्किल हो रही थी और वो सोचती है कि ये मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा मुश्किल है। और उसे भी इस चीज में काफी मुश्किल हो रही थी और वो सोचती है कि ये तो यहाँ पे एक
हाई रैंकिंग डीमन से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। पर कर्नाग फिर अपनी मैजिक बुलेट्स को उसके ऊपर शूट करते हुए कहता है कि अथॉरिटी अटैक जाओ, और जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता है और उसकी जो बुलेट्स होती है वो बस वहाँ पर टकरा कर नीचे गिर जाती हैं। और कर्नाग ये देखकर सोचते हुए कहता है कि ये चीज इसके ऊपर काम नहीं कर रही। तो बोरस उससे पूछता है तो बताइए मास्टर, आखिर अब हमें यहाँ पर क्या करना है। तो वो लोगों से कहता है कि अभी मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। ये देखकर वो दोनों सरप्राइज थे और बोरस उससे कहता है कि अगर तुम इस समय पर भी इतनी ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो। जिसके बाद वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है, पर वो तीनों ही सही समय पर जंप कर उस अटैक को डॉज कर लेते हैं और एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं। सही समय पर इस अटैक को डॉज करने के बाद बोरस कहता है कि इस विश्व को हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। लगता है कि सेरा हम लोगों को सबसे पहले उस गोलम नाइट को हराना होगा। जिसके बाद बोरस उससे कहता है कि मैं जाकर बिशप से लड़ता हूँ और सेरा तुम जाकर उस गोलम को संभालो। ये सुनकर वो कहती कि ठीक है। जिसके बाद वो दोनों ही काफी ज्यादा तेजी से उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और वो दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन से दोनों की तरफ बढ़ते हैं। सेरा गोलम की तरफ बढ़ती है और बोरस बिशप की तरफ। पर बिशप ये देख लेता है और गोलम को इसे रोकने का कहता है, इसलिए गोलम जल्दी से उसके ऊपर हमला करने लग जाता है। ये देखकर बोरस सरप्राइज हो गया था क्योंकि उसके ऊपर अचानक अटैक हो गया था, पर वो सही समय पर अपनी जगह पर रुककर उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। पर तभी सेरा उसके ऊपर पीछे से हमला करते हुए कहती है कि तुम्हारा अपोनेंट असल में यहाँ पर मैं हूँ। और ये कहकर वो उसकी आर्मर के ऊपर काफी ज्यादा जोर से अपनी तलवार को हिट करती है, पर इसकी वजह से उसका जो आर्मर होता है उसके ऊपर एक स्क्रैच तक नहीं आता, जो देखकर वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज होती है। जिसके बाद जो गोलम होता है वो अपनी तलवार को घुमाते हुए फिर से उन दोनों को पीछे की तरफ धकेल देता है। फिर वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया था और जो बिशप होता है वो ये देखकर कहता है कि तुमने ये देखा, ये एक ट्रू गॉड की अथॉरिटी होती है। सेरा कहती है कि हम इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, तो आखिर अब हम यहाँ पर क्या करें। पर कर्नाग उससे कहता है कि आखिर तुमने ये स्पेल किस तरीके से कास्ट किया। पर बोरस कर्नाग को देखकर उससे कहता है कि तुम शुरुआत से ही काफी ज्यादा काम हो, इसका मतलब तुम्हारे पास कोई ट्रम्प कार्ड तो होगा ही। मैंने सही कहा ना। ये सुनकर वो सरप्राइज था और सेरा उससे कहती है कि इस तरीके से देखना बंद करो, अगर तुम्हारे पास सच में कोई ट्रम्प कार्ड है तो जल्दी से उसे बाहर निकालो, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। और ये कहकर वो दोनों ही उसे ग्रेज करने लगते हैं, यानी घूर कर देखने लगते हैं। ये देखकर वो कहता है कि ठीक है मैं निकालता हूँ। जिसके बाद वो जमीन के ऊपर हाथ रखता है और नेक्रोमेंसरी को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें बाद के लिए छोड़ देना, पर तुम्हें अगर गोलम नाइट से लड़ना है तो तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। पर बोरस उससे कहता है कि यहाँ पर कूल दिखने की कोशिश करने के लिए आखिर तुम एक ऐसी चीज क्यों बोल रहे हो जो कि पहले से ही सबको पता है। कर्नाग कहता है कि नहीं, मैं टाइप ऑफ स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा, मैंने इसके लिए पहले से एक चीज तैयार कर रखी हुई थी। और तभी वो जमीन से उन दोनों की सोल्स को बाहर निकालता है, जिन दोनों की सोल्स को उसने अभी थोड़ी देर पहले ही अपने पास सेव कर रखा हुआ था। केली और ऑल्ट दोनों ही बाहर निकलते हुए कहते हैं कि हमारे मास्टर बताइए कि आखिर आपका कमांड क्या है। ये देखकर वो कहते हैं कि ये वो नेक्रोमेंसर्स नहीं है जिनको थोड़ी देर पहले ही तुमने यहाँ पर लेकर आए थे। कर्नाग कहता है कि बिल्कुल, अगर ये नेक्रोमेंसर है तो तुम्हें ऐसे इंसानों की काफी ज्यादा जरूरत होगी जो कि इस चीज से भरे पड़े हैं। और जो बिशप होता है वो भी अपने दोनों सबऑर्डिनेट्स को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। जिसके बाद जो केली होता है वो सबमिंग कास्ट स्पेल करता है और जो वॉरियर सोल्स होती हैं उन लोगों को यहाँ पर समन कर लेता है। इसकी वजह से कई सारे वॉरियर्स वहाँ पर आ चुके थे। इसके बाद जो ऑल्ट होता है वो हेल की पावर को इस्तेमाल करते हुए दो सिंग वाले रेड हल के अंदर बदल जाता है। बिशप ये देखकर काफी हैरान था और वो कहता है कि वो नेक्रोमेंसरी का इस्तेमाल करते हुए नेक्रोमेंसर्स को भी इस्तेमाल कर सकता है। क्या वो सच में इस तरह की किसी कॉम्प्लिकेटेड स्पेल को भी कास्ट करने की एबल है। और जैसे वो सभी अनडेड उस बिशप की तरफ बढ़ना चालू करते हैं, ये देखकर वो बिशप अपने गोलम नाइट से कहता है कि जल्दी से उन सभी को खत्म कर दो। और जैसे वो ये सुनता है वो अपनी बड़ी सी तलवार को घुमाते हुए जितने भी सोल वॉरियर्स होते हैं उनके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा चोट लगती है और कई तो यहाँ पर मारी जाती है। जिसके बाद जो ऑल्ट होता है वो अपने डिमोनिक फॉर्म के साथ उसके ऊपर हमला कर देता है, पर वो जल्दी से उसको गले से पकड़ लेता है और लेकर बहुत दूर फेंक देता है। कर्नाग और वो दोनों ही दूर से ये देखने के बाद कहते हैं कि ये बेवकूफपन भी यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला, तुम्हारा यहाँ पर जितना भी स्ट्रगल है वो सब पूरी तरह से पॉइंटलेस है, क्योंकि वो दोनों चाहकर भी मुझे नहीं मार सकते। पर कर्नाग ये सुनने के बाद अपने सिर खुजाते हुए बुलेट्स को तैयार करता है और कहता है कि आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो, क्या वो दोनों ही है जो कि यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये कहकर जो बुलेट्स होती है वो गोलम नाइट के चेहरे पर मारना चालू कर देता है और साथ ही अपने दोनों साथियों से कहता है कि इस तरीके से खड़े मत रहो, जल्दी से उसके ऊपर हमला करो। तो बोरस और सेरा आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि अब आखिरकार सच में ये एक रियल बैटल की तरह महसूस होने लगा है। जिसके बाद केली फिर से खड़ा हो जाता है और वो अपने सर्वेंट से कहता है कि अपने मास्टर के जितने भी एनिमीज हैं उनको जल्दी से खत्म कर दो। और ये कहने के बाद उसके जितने भी नाइट्स होते हैं और ऑल्ट होता है वो दोनों भी उसके ऊपर हमला करना चालू कर देते हैं। बिशप कहता है कि वो यहाँ पर नंबर्स को अपने एडवांटेज में लेने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो अपने गोलम से कहता है कि यहाँ पर आओ और मेरी रक्षा करो। ये सुनते ही जो उसका गोलम होता है वो जल्दी से जंप करता है और जितनी भी सोल्स होती है उन सभी को यहाँ पर खत्म कर देता है। और हमें उसके पीछे से दिखाते हैं कि सेरा काफी ज्यादा तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी और जैसे उसके काफी ज्यादा करीब आ जाती है तो वो अपने ऑरा का इस्तेमाल करते हुए उसके आर्मर के ऊपर स्ट्राइक करती है, जिसकी वजह से उसके आर्मर के ऊपर क्रैक्स आ गए थे। पर वो ये देखकर कहती कि ये चीज बिल्कुल भी काफी नहीं है। जिसके बाद ऑल्ट होता है वो आकर उसी हाथ के ऊपर फिर से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो आर्मर होता है वो यहाँ पर क्रैम्बल होना चालू हो गया था। ये देखकर गोलम उसके ऊपर अटैक करता है, पर सेरा इस अटैक से बचते हुए कहती है कि ये चीज सच में काम कर रही है। और ये देखकर जो बिशप होता है वो कहता है कि आर्मर यहाँ पर टूटने लगा है, इसकी वजह से वो परेशान होने लगा था। पर अचानक ही वही चीज को नोटिस करता है कि जो बोरिस था वो पीछे से उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था। ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसलिए वो जल्दी से अपने गोलम
से कहता है कि आकर सबसे पहले इसको जाकर ब्लॉक करो। ये सुनते ही जो गोलम होता है वो तेजी से वहाँ पर आकर बोरस के जो अटैक होता है उसको यहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर वो सहरा से कहता है कि हमें लगातार यहाँ पर लड़ने की जरूरत है और वो सभी मिलकर उस गोलम के ऊपर लगातार कई सारे अटैक्स करते हैं। इसकी वजह से जो उसका आर्मर होता है धीरे धीरे करके वो यहाँ पर क्रैम्बल होना चालू हो गया था। ये देखकर बिशप कहता है कि ये आर्मर ऑफ द डार्कनेस धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो रहा है। सबसे पहले उस गोलम के जो हाथ का आर्मर होता है वो यहाँ पर टूट चुका था लगातार उसके और भी ज्यादा अटैक करने की वजह से। तो ये देखकर बिशप कहता है कि तुम कमीने, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि टेस्रिंका की अथॉरिटी के सामने तुम मुझे चैलेंज कर सकते हो? और वो काफी गुस्से के साथ अपने गॉड ऑफ डार्कनेस से और भी ज्यादा पावर मांगता है और इसकी वजह से वहाँ पर डार्कनेस की पावर का काफी ज्यादा बड़ा पिलर खड़ा हो गया था और बिशप के अंदर से काफी ज्यादा इंटेंस एनर्जी निकलना चालू हो गई थी और ये सारी एनर्जी सीधे आकर उस गोलम के अंदर एंटर करती है, जिसकी वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगी थी और इस स्ट्राइक की वजह से वो दोनों भी पीछे की तरफ सरकते हुए चले जाते हैं। बोरस उसे कहता है कि हमें जल्दी से पीछे हटना होगा क्योंकि जैसे वो स्ट्राइक लगाता है उसके सामने जितने भी सोल वॉरियर्स होते हैं वो सभी यहाँ पर खत्म हो जाते हैं और वो दोनों जल्दी से पीछे सरकते हुए आ गए थे। बोरस कर्ना को बताता है कि हमारे अटैक इसके ऊपर काम कर रहे थे पर ये चीज उसके ऊपर बिल्कुल भी काफी नहीं है। वो कहता है कि हमें किसी और चीज की जरूरत है जो कि इससे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, इसलिए वो आगे कहता है अब लगता है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। और जो बिशप होता है वो नाइट से कहता है कि सबसे पहले केली और ऑल्ट को जाकर खत्म करो क्योंकि बाकी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर हैं। ये सुनते ही वो नाइट काफी ज्यादा तेजी से उन दोनों की तरफ बढ़ना चालू कर देता है। ये देखकर वो लोग कहते हैं कि ये चीज काफी ज्यादा बुरी लग रही है, इसलिए सहरा उन दोनों की मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाह रही थी इसलिए सहरा उन दोनों की मदद करने के लिए आगे जाना चाह रही थी पर कर्नाक अपने हाथ के सहारे से उसे यहाँ पर रोक देता है और कहता है कि इस चीज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जैसे ही वो उनके ऊपर अटैक करता है तो वो कहता है क्योंकि वो खुद ही चलते हुए उस बॉम्ब की तरफ बढ़ रहा है जिसकी तरफ मैं उसे भेजना चाहता था और जैसे वो चुटकी बजाता है तो उन दोनों के अंदर से एक रेड एनर्जी निकलना चालू होती है और जैसे वो गोलम उनके ऊपर अटैक करता है वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से उस गोलम के चीथड़े उड़ गए थे और वहाँ पर पूरे में धुआं हो गया था। पर जैसे ही धुआं छटता है तो हमें दिखता है कि जो क्रॉप्स होते हैं वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और जो गोलम था वो भी पूरी तरह से गायब हो गया था। ये देखकर बिशप काफी ज्यादा डर चुका था और वो कहता है कि ये तो एक डीमन है, इसने लाशों को भी यहाँ पर बम की तरह उड़ा दिया। क्या सब के बाद भी वो अपने आप को एक इंसान मानता है? ये सुनकर कर्नाक कहता है कि ये सब बात है वो भी नेक्रोमेंसर के मुंह से सच में काफी ज्यादा बेकार लगती है। क्या अब तुम्हारे पास कोई और ट्रिक्स है जो कि तुम यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहते हो? ये देखकर वो बिशप काफी ज्यादा परेशान हो गया था और घबराते हुए सोचता है कि ये उस कर से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है जितना मैंने सोचा था। बिशप ये देखकर काफी हैरान हो गया था और वो कहता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और अब ये जरूर मुझे टॉर्चर करेगा जिससे ये मेरे अंदर से इन्फॉर्मेशन निकलवा सके, पर मैं इससे पहले ही सब कुछ खत्म कर दूंगा। इसलिए वो टेस्रिंका से कहता है कि प्लीज मेरी सोल ले लो और ये कहकर वो सुसाइड कमिट कर लेता है और जो उसका दिल होता है वो वहाँ पर किसी फटाके की तरफ फट जाता है। ये देखकर सहरा कहती कि फिर से करना कहता है कि आगे ये कितना ज्यादा बड़ा बेवकूफ है, इसके सामने एक नेक्रोमेंसर खड़ा है तो उसके सामने तो इस तरीके से मरना पूरी तरह से बेवकूफी वाली चीज है। पर अचानक ही वहाँ पे एक एनर्जी की बीम आ जाती है जो देखकर वो लोग काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं और जो बिशप की सोल होती है वो आसमान की तरफ जाने लगती है। ये देखकर वो और भी ज्यादा कंफ्यूज थे और कर्ना को उससे कहता है कि नहीं रुक जाओ, क्या ये सोल ट्रांसफर है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा किया जाता है? कि ये सब इसने पहले से सोच कर रखा था जिससे जो उसकी सोल है वो टेस्रिंका के पास चली जाए और अब जैसे वो लाइट यहाँ पे गायब होती है उसकी सोल भी यहाँ से जा चुकी थी। ये देखकर कर्ना काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहता है कि हम लोगों ने उसे खो दिया है। बोरस कहता है कि ये तो काफी ज्यादा शर्म की बात है क्योंकि इस बार हमें मौका मिला था कि हमें सच में काफी ज्यादा अच्छी क्लू इन्फॉर्मेशन मिल सकते थे, पर कर्ना को उससे कहता है कि मैंने इस चीज को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था। पर तब सहरा नीचे की तरफ देखते हुए कहती कि रुको आखिर ये क्या है? ऐसा लगता है कि जो उसकी सोल है वो यहाँ से नहीं गई है और जो सोल होती है वो भी काफी ज्यादा हैरान थी और वो कहती है क्या ये कमीने मेरे सामने क्यों खड़े टेस्रिंका के बजाय, आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? कर्नाक भी थोड़ा कंफ्यूज था और वो कहता है कि मुझे लगा था कि जिसकी सोल है डायरेक्टली टेस्रिंका के पास जाने वाली है, पर जो बोरस होता है वो ये देख एक क्रीपी से स्माइल देते हुए कहता है और अब ये जानकर उन दोनों के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो आगे कहते हैं इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि इसका स्पेल पूरी तरह खराब हो चुका है और जो सोल होती है उसकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद कर्नाक अपने मैजिक हैंड का इस्तेमाल करते हुए उसकी जो सोल होती है उसे यहाँ पर कैप्चर कर लेता है। जिसके बाद वो हंसते हुए कहता है तो चलो क्यों ना अब हम लोग यहाँ पर बात करना चालू करते हैं। जिसके बाद वो सब एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर बोरस कहता है लगता है कि ये जगह काफी ज्यादा सेफ होगी, यंग मास्टर आप चालू कीजिए। वो कहता है कि ठीक है, वैसे भी काफी लंबे समय से चीज का वेट कर रहा था। जिसके बाद जो बिशप होता है उसे वो कंट्रोल करना चालू करता है। कर्नाक कहता है कि हमें जल्दी करनी चाहिए क्योंकि जो प्रिंस है वो वेट कर करके काफी ज्यादा थक गया होगा, पर मुझे इस बार काफी ज्यादा फोकस करने की जरूरत पड़ने वाली है। ये सुनकर सहरा उससे कहती है पर क्या तुम जैसा मेथड हर बार इस्तेमाल करते थे क्या वैसे इस्तेमाल नहीं करने वाले? बोरस उसे बताता है क्योंकि जो यंग मास्टर है वो काफी ज्यादा स्किल्ड है नेक्रोमेंसरी को इस्तेमाल करने के लिए, पर असल में ये काफी ज्यादा खतरनाक मैजिक होता है क्योंकि तुम पहले ये देख चुकी हो कि वो अपनी सोल को ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब वो ऐसी किसी चीज के लिए भी पहले से ही तैयार करके बैठा होगा। इसलिए जो कर्नाक होता है वो आवाज देते हुए कहता है कि मेरे सर्वेंट बाहर आओ, अपने मास्टर की कॉल को रिस्पॉन्ड करो। और ये बोलते ही बिशप की जो सोल होती है उसके अंदर से एक और सोल निकल कर बाहर आ जाती है। असल में एक डीमन था जो कि उसके ऊपर पजेस करके बैठा हुआ था। ये देखकर वो लोग काफी सरप्राइज थे और वो कहता है बोरस कहता है ये तो एक डीमन है जो कि यहाँ पे इसकी रक्षा कर रहा था। सहरा कहती है कि आखिर ये क्या है, तो वो उसे बताता है कि असल में ये एक ऐसी सोल है कि अगर तुम अब इसके अंदर देखने की कोशिश करते हो तो ये तुम्हारी तरफ ही बढ़ती है और ये किसी
किसी के ऊपर अगर लग जाए तो वो उसको पूरी तरह से खत्म कर देती है। पर सायरा उसको देख कर अजीब सही रिएक्शन देती है क्योंकि वो वहाँ पर आकर काफी ज्यादा परेशान हो रहा था और रोना चालू कर देता है। ये देखकर वो कहती है कि सच में ये वही डीमन है जो कि लोगों को पागल कर देता है। बोरस उसे बताता है कि अगर तुम अब इसके अंदर देखते हो तो वो तुम्हारी तरफ देखता है। ये देखने के बाद करना काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि आगे किस तरीके का रिएक्शन था, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मुझसे भी काफी ज्यादा बदतर हो, इसी वजह से वो इतना ज्यादा डर रहा है। जिसके बाद जो डीमन होता है वो वहां से भाग जाता है और ये देखकर बोरस कहता है कि ये तो काफी ज्यादा आसानी से यहाँ से चला गया। तो करना कहता है कि असल में जो मेरी सोल है कि वो सच में इतनी ज्यादा डरावनी है, मुझे लगता है कि मुझे अगली बार और भी ज्यादा अच्छी चीज है या फिर कुछ ऐसे ही लेकर आना चाहिए। जिसके बाद करना उस बिशप से पूछता है तो बताओ मुझे आंसर देना चालू करो कि आखिर प्रिंस एल्फ्रेड ने प्रिंस लॉयड की बॉडी के साथ अपने आप को स्विच क्यों किया है, आखिर उसका उसके बड़े भाई की बॉडी के अंदर जाने का क्या मतलब है।